स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चली होगी, आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इसी सीरीज के अंदर हमारा टॉपिक 2 है, जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर सतत विकास इसको बोलते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों चीज़ों में मिलेगी। चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ पे चीज़ें आने वाली हैं। इसके अंदर जो कंटेंट कवर किया गया है वो आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इसका आधार क्या होता है, और जो 17 गोल यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं सतत विकास के ऊपर, वो सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके एग्जाम्पल को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद सतत विकास के लिए क्या हमारे पास बेसिक स्टेप्स हमें लेनी चाहिए, क्या नेसेसरी स्टेप्स की ज़रूरत होती है, उनको यहाँ पर समझेंगे। बाइलिंगुअल कंटेंट ये आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी के साथ, ताकि सभी की हेल्प हो सके। आप लोग बहुत ज़्यादा वीडियोज़ को प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करती हूँ। सो आपको व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मीनिंग समझना चाहिए इसका कि आखिर ये हमें दिया क्यों गया है हमारे सिलेबस में, इसका मतलब क्या है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर मैं समझूं तो आप सभी को पता है सस्टेन का मतलब क्या होता है। सस्टेन का मतलब होता है बने रहना, ठीक है, हमेशा, कभी ना खत्म होना। तो ऐसा विकास जो हमारा निरंतर चलता रहे, कॉन्टिन्यूअस चलता रहे, कभी भी खत्म ना हो, कभी भी रुके ना, ऐसा विकास वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, अगर इस चीज़ को हम अपने टॉपिक से अगर जोड़ करके चले तो इस डेफिनेशन पर जाने से पहले मैं आपको मोटे तौर पर इसे समझाती हूँ। देखिए जो रिसोर्सेज हम लोग यूज़ करते हैं, आप सभी अच्छी तरीके से अवगत हैं, जो भी रिसोर्सेज हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो भी करते हैं, वो सारे लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, कुछ अनलिमिटेड अमाउंट में भी होते हैं। बट अगर इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल अगर हम एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन कर के करें, हम ऐसे तौर पर ना करें कि सिर्फ हम ही हैं, बाकी हमारे बाद तो कोई आने ही वाला नहीं है। जैसे मैं आपकी नेक्स्ट जनरेशन की यहाँ पे बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर हम इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल ढंग से नहीं करेंगे, हम अगर इनको वेस्ट करेंगे, जैसे हम लोग पानी को ले सकते हैं, वाटर की वेस्टेज हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, और आप सभी को पता है कि वाटर हमारे पास जो पीने वाला पानी है वो बहुत कम अमाउंट में बना है, कुछ परसेंटेज ही हमारे पास अवेलेबल है इसका, ठीक है। तो अगर हम इसका इस्तेमाल अगर अच्छी तरीके से नहीं करेंगे तो हमारी जो भी फ्यूचर जनरेशन है उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि हमें एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हमें एक ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे सेट करना चाहिए कि हम अच्छे से जी रहे हैं। अगर हम अपनी लाइफ को यहाँ पर अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, सारे रिसोर्सेज का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम ऐसे यूज़ करें कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का लाभ उठा पाए। जैसे हमारे एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज है, वो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को जी करके गए हैं, हमारे लिए उन्होंने सारे रिसोर्सेज को छोड़ा है। हम भी इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल ऐसे करेंगे कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, जो जनरेशन कमिंग आने वाली है, उनको किसी भी तरह का समस्या का यहाँ पर सामना ना करना पड़े। तो यही कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक ऐसा विकास होना चाहिए जो कभी ना रुकने वाला हो। सतत का मतलब ही होता है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कभी ना खत्म होने वाला विकास, ठीक है। सो आई होप आपको अब मीनिंग समझ में आया होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट, ये एक ऐसा विकास है दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अभी आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा कि हम जो है आज के टाइम में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे किसके साथ, जो फ्यूचर के जनरेशन हमारी आने वाली है, उनको जो रिसोर्सेज मिलने वाले हैं उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। ये एक ऐसा विकास होता है जो कहता है कि हम, अब इसको आप अगर हिंदी में समझें तो इसका हिंदी में मतलब क्या है। हिंदी में देखिए सतत विकास को धारणीय या टिकाऊ विकास बोलते हैं। अब ये तो अपना एक बोलते हैं ना हरियाणवी टर्म है, हम लोग टिकाऊ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अच्छा ये तो टिकाऊ चीज़ है, टिकाऊ चीज़ मतलब जो चलने वाली चीज़ है, जो काफ़ी टाइम तक चलती है, ठीक है। तो इसलिए इसको टिकाऊ विकास भी बोलते हैं, सतत विकास को। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुँचाए बगैर, ठीक है, हम किसी भी तरीके से डैमेज अपने एनवायरनमेंट को पहुँचाए बगैर, अपने जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको नुकसान पहुंचाए बगैर हम लोग अपनी वर्तमान पीढ़ी में भी सारी चीज़ों को ले रहे हैं, और जो भावी पीढ़ी हमारी फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उनके लिए भी हम चीज़ों को छोड़ करके चल रहे हैं, ठीक है। तो वही क्या कहता है, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आखिर क्यों करी गई, आखिर क्या मकसद था कि इसको उठाया गया? इसलिए उठाया गया क्योंकि आप सभी को पता है आज के टाइम में हम लोग अपने रिसोर्स को जो यूज़ कर रहे हैं वो अनलिमिटेड अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं। हम फॉरेस्ट को नहीं लगा रहे हैं, हम पेड़ पौधों को नहीं लगा रहे हैं, पानी का जो इस्तेमाल है वो भी हम बहुत ही अनलिमिटेड अमाउंट में हम लोग करते जा रहे हैं। पानी बहता जाता है, गाड़ियाँ धुलती जाती है ना। ये चीज़ें हम लोग कहीं भी स्टोर नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत नुकसानदायक है। हम लोग एनर्जीज़ का वेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप लोग देखें तो ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हो रहा है, ठीक है, ये आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनकी वजह से हमारा जो बैलेंस है एनवायरनमेंट का वो बिगड़ने लग रहा है। इस वजह से यहाँ पर इन चीज़ों को लाया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की गई, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ कॉन्सेप्ट दैट अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1987। इस शब्द का जो विकास है, इस कॉन्सेप्ट का जो विकास है सबसे पहले 1987 में किया गया, जब एक पब्लिकेशन आया ब्रुटलैंड रिपोर्ट जो है ये आई, जिसके अंदर वार्निंग दिखाया गया, एक चेतावनी हमें दी गई, एक ऐसा वार्निंग साइन दिखाया गया कि हम लोग एनवायरनमेंट के जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ठीक है, हमारी जो भी आर्थिक जो भी ग्रोथ है, वृद्धि है, जो ग्लोबलाइजेशन है, हम लोग जो चीज़ें यहाँ पर गलत तरीके से कर रहे हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर चेतावनी के रूप में बताया गया कि भाई हमारे आने वाली फ्यूचर खतरे में है। अगर हम फ्यूचर जनरेशन खतरे में, अगर हम चीज़ों को सही ढंग से नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ब्रुटलैंड रिपोर्ट के अंदर, पब्लिकेशन के अंदर 1987 में इस कॉन्सेप्ट को उठाया गया था, ठीक है। आपसे ये भी हो सकता है पूछ ले, सो मैंने आपको लिख करके ये दिया है। सतत या टिकाऊ विकास की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वर्तमान व भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बगैर हम पर्यावरण तथा प्रकृति की सुरक्षा को ध्यान में रखकर आर्थिक विकास करते हैं, ठीक है, कि हम लोग मेंटेन करके रखते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को किसी तरह का कोई भी डैमेज ना करे, कोई नुकसान ना पहुंचाए, हमारे नेचर के साथ हम लोग किसी भी तरह का कोई भी खिलवाड़ ना करें, और हम चीज़ों को यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करते रहे, ठीक है। आज के समय में हम जिस प्रकार का विकास देख रहे हैं, वो विकास हमारी प्रकृति तथा वर्तमान पीढ़ी तथा भावी पीढ़ी के लिए क्या है, खतरनाक है, ठीक है। ये चीज़ आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे इन चीज़ों के से छेड़छाड़ करने लग रहे हैं, कैसे हम जो है गलत चीज़ें यहाँ पर करने लग रहे हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हमारी जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लेशन यहाँ पर हो रहा है, जो अनवांटेड जो भी पैराबैंगनी किरणें होती है वो यहाँ पर आ रही है, तो हमारे लिए काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर हो रही है। सतत विकास के कुछ उद्देश्य हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सतत सुधारों का सृजन हो सके, ठीक है। आधारभूत आवश्यकता जो भी हमारे बेसिक नेसेसिटीज़ है उनको यहाँ पर हम पूरा कर सके बिना हम अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाए। सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का अवसर प्रदान करना और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में भी ये क्या होता है, सहायता करता है। आर्थिक विकास के शुद्ध लाभों को अधिकतम बनाने का लक्ष्य रखना, बशर्ते कि आप किसी भी चीज़ का जो आपकी जो भंडार है प्राकृतिक और पर्यावरण वो क्या रहे, वो आपके सुरक्षित रहे, आपका भी डेवलपमेंट होता रहे, लेकिन हम लोग एनवायरनमेंट और अपने नेचर के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ ना करके चले, ठीक है। तो जो भी आपके एनवायरमेंटल स्टोर है, जो भी भंडार है, हमारी जो भी फ्यूचर जनरेशन है उनको भी मिल सके, क्योंकि उनका भी हक है ये सारी चीज़ें लेना, तो हम ये ऐसे लिमिटेड तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पर यूज़ करें ताकि सबको हेल्प हो सके। और दृढ़ सतत विकास प्राप्त करने का लक्ष्य करना, हम लोग ऐसे मान करके चले, हम लोग ऐसे एक लक्ष्य बना करके चले, एक ऐसा टारगेट सेट करके चले कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, ताकि हमारी जो भंडार है, जो पूंजी भंडार है, जो नेचुरल हमारे पास जो भी इतना अच्छी चीज़ें हैं उनको हम किसी भी तरीके से डैमेज ना पहुंचा पाएँ, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है जो नीचे आपको 17 गोल्स मिलेंगे, उसके अंदर भी आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। बेस की अगर बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, तो आधार क्या है, तो आपको यहाँ पर 3 आधार याद करने हैं। एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव, पर्यावरणीय दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, सोशल पर्सपेक्टिव, और आपका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, आर्थिक दृष्टिकोण। ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके बेसिक जो है वो बेस है आपका, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, क्योंकि हम चीज़ों को इन्हीं के ही इर्द गिर्द लेकर के चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमें किस कारणों से सतत विकास की आवश्यकता है, हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ी क्योंकि हम लोग प्रदूषण बहुत ज़्यादा यहाँ पर कर रहे हैं। भाई कितने व्हीकल यहाँ पर हो गए हैं, सबके घर में व्हीकल है, ठीक है। और तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे जो गैसेज है, जो अनवांटेड गैसेज है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रही है।
उसके साथ ही जो भी भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं हैं उनकी विकास में किसी भी प्रकार की कमी ना हो, इसके लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत पड़ी। हमारे नेचर की सुरक्षा हेतु प्रोटेक्शन की है तो हमें इसकी जरूरत पड़ी। हमारे सोशल और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास है, सामाजिक विकास है, उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ रही है। और नेक्स्ट जो रीजन है वो बहुत अच्छा रीजन है कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, निरंतर औद्योगिकरण यहाँ पर हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, इतनी फैक्ट्रियां बन रही है, इतने सारे हार्मफुल गैसेज यहाँ पर निकल रही है जो हमारे नेचर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो निरंतर औद्योगिकीकरण के कारण ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे हो रहा है, यानी कि पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है, जिससे जो बर्फ है वो पिघलने लग रही है, जिसके कारण खतरनाक ग्रीन हाउस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि के घातक प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यह आप बहुत अच्छी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ करके आए हुए हैं। महामारियों पर रोक, भाई बहुत सारी, जैसे आज के टाइम में अगर बात करूँ तो कोविड-19 से आप लोग, ये अभी भी चला हुआ है, आप लोग अच्छी तरह भली भांति परिचित है। कहीं ना कहीं हम लोगों ने ही यहाँ पर समस्या क्रिएट की है जिस वजह से ये सारी चीज़ें आई हैं। तो इससे पहले 1918 में इन्फ्लुएंजा फ्लू के कारण भी बहुत करोड़ों लोगों की जान चली गई थी, और कोविड-19 के अंदर भी कितने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो ये बहुत एक जो है डेंजरस सिचुएशन है। तो एक जो आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसकी ज़रूरत हमें पड़ी ताकि चीज़ें यहाँ पर मेंटेन रहे, बैलेंस होकर के चले। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने ला रही हूँ वो है गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके बारे में यूनाइटेड नेशन भी बात करता है। एज पार्ट ऑफ न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट रोड मैप, यूनाइटेड नेशन अप्रूव द 2030 एजेंडा। इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि 2030 तक हमें 17 गोल है, हमारे सामने कुछ 17 ऑब्जेक्टिव है, इनको हमें एक टारगेट लेकर के चलना है कि ये सारी चीज़ें हम 2030 तक एक एजेंडा के रूप में लेकर के चलें। ठीक है, जो हम नीचे पढ़ेंगे इसके बारे में बात करी गई थी। संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में के अंदर बैठक हुई थी 25 से 27 सितंबर 2015 को, जिसके अंदर 2016 से 2030 तक 17 लक्ष्य सुनिश्चित किए गए थे। 17 जो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, उनको जो है यहाँ पर सुनिश्चित किया गया था कि इनके ऊपर हम ध्यान देंगे। 2030 तक हमें लक्ष्य रखा गया था। इसके अंदर 193 जो कंट्रीज है वो इंक्लूड किए गए थे, सम्मिलित हुए थे। तो इसके अंदर हम गरीबी, प्रदूषण, शांति, न्याय एंड सारी चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ताकि वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी के जीवन में सुख, शांति तथा विकास कैसा रहे, निरंतर बना रहे, सतत बना रहे, कॉन्टिन्यूअस यहाँ पर बना रहे। सबसे पहला जो है आपको यहाँ पर वो है गरीबी को समाप्त करना, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। जो सबसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसका गोल है, जो मकसद है वो है कि यहाँ पर गरीबी को समाप्त करना 2030 तक। कहीं ना कहीं ये रखा गया है कि आपकी जो भी पॉवर्टी है वो उसको क्या करना, एलिमिनेट करना। ठीक है, पूर्णतः समाप्त कर शांतिपूर्ण सभ्य समाज की स्थापना करना है। अभी गरीब उन लोगों को माना जाता है जो लगभग 96 में प्रतिदिन अपना गुजारा करते हैं, मतलब 100 से भी कम में उनको क्या माना जाता है, उनको 90 से उनको गरीब यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है। नेक्स्ट है भूखमरी, अकाल को पूर्णतः समाप्त करना, जीरो हंगर हो यहाँ पर। ठीक है, आपको किसी भी तरीके से भूखमरी ना हो, अकाल ना हो, इस चीज़ को भी यहाँ पर जो है एक तरीके से गोल बनाया गया है। नेक्स्ट थर्ड है अच्छा स्वास्थ्य है, गुड हेल्थ हो, सभी की एक अच्छी वेलबींग हो। यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर लाया गया है कि सारे जितने भी एफिशिएंट हेल्थ केयर हो, हेल्दी लाइफस्टाइल हो, सभी के अंदर इस चीज़ को यहाँ पर प्रमोट किया गया है। और आपको फिगर्स में भी यही दिखाया गया। हो सकता है आपको यहाँ पर थोड़ा नंबरिंग में इशू हो सके। ठीक है, तो वो आप इंग्लिश में मैंने साथ के साथ लिखा है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पर नो पॉवर्टी के बारे में बोला गया है, सेकंड बोला गया है जीरो हंगर के बारे में, एंड थर्ड बोला गया है गुड हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में। तो ये आपके 17 गोल है जिसको आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, इनको आप याद करके जरूर जाना। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सामूहिक साझेदारी, पार्टनरशिप ऑफ द गोल्स। अगर आप कोई भी गोल यहाँ पर सेट करें तो उसके लिए पार्टनरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, यूएन है, सिविल सोसाइटी है, उनको एक ऐसे ग्लोबल पार्टनर के रूप में, ताकि सभी जो गोल्स है, जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स है, वो हम एक मतलब सामूहिक रूप से इस चीज़ को हम सुनिश्चित कर सके। ठीक है, समाज में न्याय और शांति बनाना, ये तो बहुत ज़रूरी जो पॉइंट होता है किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट का। तो न्याय और शांति को बनाना, पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर डेवलपमेंट करना, ये भी आपका 5th नंबर का पॉइंट है। भूमि संरक्षण करना। ठीक है, अब ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो भी पेड़ पौधे हैं वो सभी भूमि से निकलते हैं। हम लोग अपने खाने के लिए भी कहीं ना कहीं मिट्टी पर डिपेंड रहते हैं। तो भूमि का संरक्षण बहुत ज़रूरी है क्योंकि भूमि पर क्या है, हमारा जीवन होता है। तो टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली, मृदा अपर्दन, सोयल जो भी डिस्ट्रक्शंस होता है, सुरक्षित यहाँ पर जंगल हो, जैव विविधता को बढ़ने के नुकसान को यहाँ पर रोकना है। ठीक है, इकोलॉजी को यहाँ पर मेंटेन करके रखना है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी
गई है, लाइफ ऑन लैंड, आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हो, लैंड डिग्रेडेशन ना हो, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन हो, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। जल संरक्षण की यहाँ पर बात करते हैं इन 17 गोल्स के अंदर। नंबर 7 पॉइंट है कि कहीं ना कहीं वाटर का यहाँ पर स्टोरेज हो, ठीक है, जो भी वाटर है वो कहीं ना कहीं हम वेस्ट ना करें, क्योंकि हमारी फ्यूचर जनरेशन इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत में आने वाली है, क्योंकि हमें अभी इस चीज़ के लिए समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो फ्यूचर के अंदर जो जनरेशन आ रही है वो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल मानेंगी। सो आपको, हम सभी को यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना पड़ेगा, ताकि हम अपना जो वाटर है उसको यहाँ पर संरक्षित कर पाए, प्रिजर्व कर पाए, ठीक है। जलवायु के अंदर परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर बताया गया कि हमें अपनी जलवायु को मेंटेन यहाँ पर करना पड़ेगा, क्लाइमेट को हमें यहाँ पर जो है बचा करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो है ग्रीन हाउस गैस के बारे में आपको ऊपर बताया मैंने, जो कि आपका कहीं ना कहीं बहुत जो है डेंजरस सिचुएशन हमारे एनवायरनमेंट के लिए। उपभोग व उत्पादन प्रणाली को सशक्त बनाना, सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस लक्ष्य के द्वारा उपभोग व उत्पादन प्रणाली को मजबूत और टिकाऊ बनाना है, कि जो भी आप लोग जो यूज़ कर रहे हो और जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं हमें एक टिकाऊ बनाने की जरूरत होती है, ठीक है। 10 गोल है सामुदायिक तथा शहरी विकास। इस लक्ष्य के द्वारा शहरों व मानव बस्तियों को सुरक्षित, लचीला और मजबूत व शांतिपूर्ण बनाना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मैंने इतना मैंने रिसर्च करके आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिख करके दी है, तो आपको जो है कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, अपने नोट्स यहाँ पर बना करके चल सकते हो, तो आपको चीज़ें यहाँ पर ईजी रहेगी। एंश्योरिंग एवरीवन हैज़ एक्सेस ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग कंडीशंस एंड ट्रांसपोर्टेशंस, सभी को यहाँ पर सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ की बात करी गई है, शहरी और समुदाय को की सस्टेनेबल की बात करी गई है, तो मैं ऊपर आपको बता करके आई हूँ। असमानता में कमी, रिड्यूस इनइक्वालिटी, इस विकास प्रणाली का लक्ष्य देश के अर्थव्यवस्था में वृद्धि कर देश के भीतर व देश के बीच असमानता को, जो इनइक्वालिटी आ गई है कंट्री के अंदर, उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करके उसकी असमानता को यहाँ पर कम करना है, ठीक है। तो ये नंबर 11 गोल है। उसके बाद है, और ये आपका पॉइंट्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा, रिड्यूस इनइक्वालिटी, ठीक है। थोड़ा नंबरिंग में आपको हो सकता है इधर उधर चीज़ें मिल जाए। उद्योग व बुनियादी ढांचे का विकास, इस लक्ष्य के द्वारा सशक्त मूलभूत ढांचा बनाओ तथा टिकाऊ औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है, ठीक है। इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट यहाँ पर बात करी गई 12 पॉइंट के अंदर। 13 जो गोल है वो अच्छा रोजगार और आर्थिक विकास हो सके। अगर सभी को रोजगार मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो विकास है, जो आर्थिक विकास है, वो कहीं ना कहीं हमारा अच्छा हो सकता है। सो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करी गई है। एटलीस्ट 7% ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ पर एनम शुड बी देयर इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। कम से कम 7% का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो ग्रोथ है वहां पर होना चाहिए, जो कम से कम जो कम डेवलप कंट्री है उनके अंदर, ठीक है। तो नंबर 14 जो गोल है वो है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की यहाँ पर बात करी गई है। अफोर्डेबल, ऐसी ऊर्जा जो आप अफोर्ड कर पाए, अगर कोई मध्यम वर्ग परिवार है, अगर कोई गरीबी रेखा में आते हैं तो वो अफोर्ड कर पाए, और क्लीन एनर्जी हो, वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाती हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपसे यहाँ पे बात करी गई है। नेक्स्ट है स्वच्छ पानी तथा स्वच्छता को प्रोत्साहन की बात कही है। क्लीन वाटर और सैनिटाइजेशन होना चाहिए, पानी की साफ सफाई ज़्यादा जरूरी है, और साथ ही साथ जो साफ सफाई स्वच्छता की है, सैनिटाइजेशन की है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। गंदगी यहाँ पर फैली ना हो, ताकि हमें बीमारियाँ ना फैले। जेंडर इक्वालिटी की बात करी गई है कि इसके द्वारा लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ साथ महिला और लड़कियों को हर क्षेत्र में विकास के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। चाहे इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए वुमेन के लिए, सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है, क्योंकि आजकल लड़कियाँ किसी से भी नहीं है, तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज को भी इक्वल रखने की जरूरत है। एंड लास्ट जो है वो आपकी अच्छी शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, और आप एक टीचर बनने जा रहे हो तो आपको शिक्षा को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो एक क्वालिटी एजुकेशन देने की जरूरत होती है, क्योंकि जब एक शिक्षित इंसान होता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पर समझता है, और वो इन चीज़ों को भी समझेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर क्यों है, किस वजह से है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन की अभी बात करी गई है 17। तो ये कुछ 17 गोल है जिनको यहाँ पर सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है अगर आपको एक सतत विकास चाहिए है तो। एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर विंड एनर्जी की बात करी गई है, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा की बात करी गई है। क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र की बात करी गई है। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि मतलब फसल जो है एक भूमि पर फसल को रोटेट करके, मतलब एक ही फसल को बार बार ना उगाना, ठीक है, तो वो क्रॉप रोटेशन होता है, ताकि फसल की जो गुणवत्ता है वो बरकरार रहे। सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शंस की बात करी गई, एफिशिएंट वाटर फिक्चर्स की बात करी गई है। ग्रीन स्पेस की, हरियाली होनी चाहिए, पेड़ लगाए
ज़्यादा से ज़्यादा। सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री की यहाँ पे बात करी गई, टिकाऊ वानी की बात करी गई है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, जो कहीं ना कहीं आपके एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। सतत विकास की प्राप्ति के लिए कुछ आवश्यक कदम, हम क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स यहाँ पर ले सकते हैं कि हमें इन सारी चीज़ों की यहाँ पर अचीव हम कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो इसके लिए जो सबसे पहला है वो है आपका रिसोर्स एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, साधन दक्ष तकनीक। हमें एक ऐसी तकनीक यहाँ पर जो है इस्तेमाल करनी चाहिए जो हमारे लिए जो है ईजी है और जो हमें ईजिली अवेलेबल है, जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचाए और हमें भी चीज़ें यहाँ पर करके मिले। ठीक है, तो आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इस्तेमाल करना है जो कि कम इकाई साधन के इस्तेमाल से अधिक हमें उत्पादन देती हो। ठीक है, पर्यावरण मित्र ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए है। इसके लिए आपको डीजल के स्थान पर एलपीजी आप यूज़ कर सकते हो, सीएनजी यूज़ कर सकते हो पेट्रोल और डीजल के स्थान पर, क्योंकि ये आपको हानिकारक गैसेज ये रिलीज़ करते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, दूषित गैस लाते हैं। तो आप ऐसी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हो, आप एलपीजी का यूज़ कर सकते हो, गाड़ियों में भी यहाँ पर सीएनजी वगैरह लगती है, तो इन सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे लिए इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होती है। सूर्य किरणों को सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलना है ना। अब ये तो चीज़ें होती है और ये चीज़ें गाँव में बहुत ज़्यादा मैंने देखी भी है कि जो सूर्य की किरणें होती हैं उनसे यहाँ पर बिजली बनाते हैं, सोलर पैनल लगाते हैं, जो कहीं ना कहीं अच्छा होता है। इससे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती है और हमारा भी बिल का खर्चा भी इतना नहीं आता और आपको बराबर और अच्छी अमाउंट में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ठीक है, तो कोयले पेट्रोल आदि से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को बढ़ाता है, जिस कारण प्रदूषण होता है। तो अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, सोलर पैनल वगैरह लगाते हो, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ईजी रहता है, आपका बजट भी कम करता है और साथ ही इन्वायरमेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये एक जो प्राकृतिक संसाधन है जिसका इस्तेमाल हमें हर तौर से करना चाहिए। नेक्स्ट है जैविक खेती को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ पर जो है हम हर तरीके से अपनी जो फार्मिंग करते हैं वो जैविक रूप से अगर करें, किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसे जो है फर्टिलाइजर्स का, किसी भी केमिकल का अगर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, इसके अंदर जैविक खेती के अंदर आता है। हमारी जो भविष्य में जो मृदा की उत्पादन क्षमता है इसमें भी कमी आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद है रिसाइकलिंग ऑफ गार्बेज मटेरियल। जो भी आपके मटेरियल्स होते हैं, गार्बेज मटेरियल होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको हम इधर उधर फेंकते रहते हैं, तो इनका अगर हम रिसाइकल अगर इनको करते हैं तो वो हमारे लिए ईजी रहता है। ठीक है, जैसे घरेलू अपशिष्ट का खाद के रूप में जैविक खेती का बायोगैस आपने सुना होगा ना, हम लोग खाद के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि हम क्या कर सकते हैं, उसको अपने लिए यूज़ में ला सकते हैं। रासायनिक अपशिष्ट के निपटान पर कड़े कानून। यहाँ पर जितने भी केमिकल वेस्ट होते हैं, अगर आपने देखोगे फैक्ट्री से सीधा पानी के अंदर फेंक देते हैं, नदी नाले में फेंक देते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर हम प्रॉपर तरीके से इन पे कोई लॉज बनाए जाए, कोई कानून बनाए जाए कि इनको एक कड़े तौर पर अगर इनकी सारी चीज़ों को यहाँ पर देखी जाए, तो जितने भी नदी तालाब झरने हैं वो भी दूषित होने से यहाँ पे बच जाएंगे। तो कुछ लॉज की ज़रूरत होती है यहाँ पे लाने के लिए। 3 मेन टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे। इको फ्रेंडली मटेरियल्स क्या होते हैं, रिसाइकलिंग मटेरियल्स पे बात करेंगे और कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग पे बात करें। कंटेंट की अगर बात करें तो सारी ही चीज़ों को लेकर के चलेंगे कि होते क्या है, इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, हम लोग स्टेप्स क्या होती है रिसाइकलिंग के, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग, इसके एग्जांपल्स, इंडिया के अंदर कौन कौन सी ग्रीन बिल्डिंग है, सारी चीज़ें आपके साथ अच्छे से डिस्कस करी जाएगी। और जो भी पीडीएफ का एक्सेस लेना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको पेड पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी और जिन्होंने एक्सेस लिया हुआ है उनको ये वाली पीडीएफ भी वहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं अपने सेशन को। अगर समझ में आता है और आपको लगता है आपकी हेल्प हो रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, कर देना। इको फ्रेंडली मीन्स क्या होता है? देखिए, इको फ्रेंडली मटेरियल्स पे बढ़ने से पहले आपको ये मतलब समझ में आना चाहिए है कि आखिर ये दिया क्या गया है, इको फ्रेंडली का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि बिल्कुल पूरी तरीके से नेचर फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब मित्रतापूर्ण व्यवहार, एक मित्रवत व्यवहार होता है ये। और नेचर मतलब हमारा एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। तो एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण जो है इसके साथ एक मित्रतापूर्ण व्यवहार इन मटेरियल्स का होता है, इसलिए इनको इको फ्रेंडली मटेरियल्स बोला जाता है। अब मित्रतापूर्ण व्यवहार का मतलब ये थोड़ी हाथ मिला लेंगे, बल्कि जो एनवायरनमेंट है इसके ऊपर जो है एक हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े इन मटेरियल्स का, इसको किसी भी तरीके से पोल्यूट ना करे ये मटेरियल, तो फिर ये मटेरियल कैसे हो जाते हैं, इको फ्रेंडली मटेरियल यहाँ पर हो जाते हैं। तो इको फ्रेंडली का मतलब यही होता है कि ये जो
जितने भी मटेरियल्स होते हैं ये जो है एक तरीके से इनका नेचर कैसा होता है, फ्रेंडली नेचर होता है, हमारे एनवायरनमेंट को किसी भी तरह का कोई भी हार्मफुल यानी कि कोई भी नुकसान ये नहीं पहुंचाते हैं, इसीलिए इनको इको फ्रेंडली बोला जाता है। तो ये जो सब्सटेंस है आर ऑब्टेन फ्रॉम ईदर प्लांट और एनिमल सोर्सेज एंड आर बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। इसका मतलब ये है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो या तो प्लांट से या फिर एनिमल्स के सोर्सेज से हमें मिलती है, जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है यानी कि इनका जैव निम्नीकरणीय हो जाता है। डिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है कि ये जो है इजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ये इजीली क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं और नेचर के अंदर फिर से वापस मिल जाते हैं मिट्टी के अंदर, और कहीं ना कहीं मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसको भी ये इंक्रीज करते हैं, तो इसलिए इसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। तो ये जितने भी मटेरियल होते हैं वो या तो प्लांट से या फिर कहाँ से, एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं आप, इको फ्रेंडली इनको मटेरियल बोला जाता है। दे कॉज निग्लिजिबल और नो हार्म टू द एनवायरनमेंट, मैंने आपको बताया इसलिए इनको बोला जाता है इको फ्रेंडली, क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी नुकसान जो है हमारे एनवायरनमेंट को नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए ये जो है फ्रेंडली मटेरियल होते हैं। ये रिसाइक्लेबल होते हैं यानी कि इनको हम किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं और इनका रीयूज भी किया जा सकता है अपनी नेचर के अंदर, इसीलिए ये किसके अंदर काउंट होते हैं, इको फ्रेंडली मटेरियल के अंदर ये सारी चीज़ें काउंट होती है। आई होप आपको अब मतलब समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। वैसे तो पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, बट फिर भी देख लेते हैं कि जो इको फ्रेंडली आइटम्स होते हैं, जितने भी आपके आइटम्स या बोल दो जितने भी मटेरियल होते हैं या फिर बोल दो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो बिल्कुल ही हार्मलेस होते हैं। किसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है, बिल्कुल ही हार्मलेस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए। वो ऐसे मटेरियल होते हैं जो अगर हार्मफुल रहते भी हैं तो बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही लेस अमाउंट में, अदरवाइज वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते हैं, इसलिए इनको इको फ्रेंडली मटेरियल्स बोला जाता है। ये मटेरियल, ये जो प्रोडक्ट्स है प्रमोट करते हैं ग्रीन लिविंग को, यानी कि हम इस हरित जो जिंदगी है आपकी, हरित जो जीवन है उसको ये प्रमोट करते हैं कि हम ऐसे जो मटेरियल्स हैं इनका यूज कर रहे हैं, हम ऐसे अपनी जिंदगी यहाँ पर जी रहे हैं कि हम एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान यहाँ पर नहीं पहुंचा रहे हैं, और ऐसे मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है जिसमें जो भी रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं वो क्या हो, कम से कम अमाउंट में यूज करें। जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो उनका इस्तेमाल हम कम से कम अमाउंट में करें ताकि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो है किसी भी तरह का पोल्यूशन ना हो। तो इन शॉर्ट अगर बात करी जाए तो ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी अर्थ को, और इसको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान, हार्म नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए इनको इको फ्रेंडली मटेरियल्स बोला जाता है। हिंदी में भी है, पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं और सामग्रियों को पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक नहीं होने के रूप में परिभाषित किया गया है। जितने भी आपके इको फ्रेंडली मटेरियल्स है जो कि पर्यावरण के अनुकूल वस्तु है, वो आपके एनवायरनमेंट को, आपके पर्यावरण को किसी भी रूप में जो है हानिकारक नहीं होते हैं। ये उत्पाद हरित जीवन को जो है बढ़ावा देते हैं और ऐसी विधियों को बढ़ावा देते हैं जो हम संसाधन की मात्रा या प्रकार को हम कम से कम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद पृथ्वी की मदद करते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया ना, अर्थ का हेल्प करते हैं, उसको किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाते हैं। तो ये आपका इको फ्रेंडली मटेरियल्स होते हैं। इको फ्रेंडली वर्सेस एनवायरमेंटली, हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लो भाई, इको फ्रेंडली में क्या फर्क होता है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली वर्सेस ग्रीन जो होता है उसको क्या बोलते हैं। तो इको फ्रेंडली और एनवायरमेंटल फ्रेंडली आपका सेम ही होता है कि ये एक तरीके से फ्रेंडली इन मटेरियल्स का व्यवहार होता है, हमारे एनवायरमेंट को किसी भी तरीके का हार्मफुल चीज़ें ये एक तरीके से हमारे एनवायरमेंट के लिए नहीं होती है, तो वो आपका एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होता है, ठीक है। पर्यावरण के अनुकूल होता है, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल होता है, हर जो चीज़ होती है वो इसके अनुकूल होती है, इसके अगेंस्ट नहीं होता कुछ भी, इसको किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान यहाँ पर नहीं पहुँचाया जाता। वहीं अगर बात करें ग्रीन की, तो इसका मतलब होता है कि ये थोड़ा लेस स्पेसिफिक होता है, तो इसका जो थोड़ा सा यूज़ है, यानी कि इसका ये मान लो कि इसके फ़ायदे हैं थोड़े से कम होते हैं इको फ्रेंडली से, क्योंकि ग्रीन क्या डिस्क्राइब करता है, ग्रीन बताता है कि एनीथिंग दैट बेनिफिट्स द एनवायरनमेंट और मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ द प्लैनेट। जितने भी आपके इको फ्रेंडली मटेरियल्स थे वो आपके किसी भी रूप में एनवायरनमेंट को जो है नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। ग्रीन का मतलब यहाँ पर वो आ जाता है कि अगर हम किसी भी फॉर्म में कोई भी ऐसा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसका मतलब है कि मिनिमाइज है उस चीज़ का, मतलब कम से कम इफेक्ट डाल रहा है हमारे प्लेनेट के ऊपर, कम से कम थोड़ा बहुत डाल रहा है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो वो आपका ग्रीन के उसमें आता है, इसलिए बोल रहे हैं कि वो लेस स्पेसिफिक है किससे, इको फ्रेंडली मटेरियल्स के, क्योंकि इको फ्रेंडली मटेरियल तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे। इट कैन इन्वॉल्व यूजिंग रिसाइकलिंग मटेरियल्स, के अंदर जो भी मटेरियल आपने रिसाइकल कर लिए हैं, अगर आपको रिसाइकलिंग मटेरियल होता क्या है, चलो नीचे देखेंगे उस चीज़ को, ठीक है, नीचे अच्छे समझाया मैंने। तो जितने भी रिसाइकल्ड मटेरियल है या फिर जितने भी आपके रिसोर्सेज है जिनका आप कम से कम यूज़ करते हो, तो ये सारी चीज़ें
चीज़ इसके अंदर आती है। अगर आप इको फ्रेंडली पैकेजिंग करते हो, कम से कम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो पैकेजिंग के अंदर जो आपके एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। ठीक है, अभी समझिए इस चीज़ को। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू केयरफुली रिव्यू द क्लेम अ प्रोडक्ट, यानी कि आप अगर किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको सावधानी पूर्वक उस चीज़ को देख लेना चाहिए है। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट जब कोई कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चरर बनाते हैं, तो अगर वो इको फ्रेंडली है तो उसके ऊपर मेंशन होता है कि हमने इस चीज़ का यूज़ किया है, हमने इस गतिविधि का यहाँ पे यूज़ किया, इस मटेरियल का इसमें हमने यूज़ किया, तो वो चीज़ें मेंशन करते हैं उस पर। तो ये यही बोल रहा है कि हमें एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए कि टू क्लेम अ प्रोडक्ट मेक्स कंसर्निंग मेकिंग द अर्थ ग्रीनर और द प्लांट हेल्थियर, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ की एरियाज को यहाँ पर जो है ध्यान में रखना चाहिए कि किन किन चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र दिए गए हैं। इसके अंदर दिया गया है कि परसेंटेज ऑफ रिसाइकल्ड और ग्रीन मटेरियल यूज, यानी कि आपने जितना रिसाइकल्ड मटेरियल उसके अंदर इस्तेमाल किया है, कितना आपने हरित जो मटेरियल है, जो पदार्थ उसके अंदर कितना इस्तेमाल किया है, उसकी परसेंटेज कितनी है, ये हमें उस प्रोडक्ट के अंदर देखना चाहिए है, जो कि कंपनी मेंशन करती है उसके अंदर। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज टू क्रिएट द प्रोडक्ट, जो और कौन सी प्रक्रिया हमने उसको किसी भी कंपनी ने, किसी भी मैन्युफैक्चरर ने उसको बनाने के लिए इस्तेमाल की है, वो भी वहाँ पे सारी चीज़ें देखनी होती हैं। कितने लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता उपयोग उसका देखा जाता है कि कितने लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी कैपेबिलिटी क्या है बायोडिग्रेडेशन की, यानी कि नेचर में अपने आप ये चीज़ें डिकम्पोज हो जाएगी या बायोडिग्रेडेशन कैपेबिलिटी का मतलब है अगर वो मटेरियल इको फ्रेंडली है तो फिर वो बायोडिग्रेडेबल भी होगा, वो नेचर में अपने आप डिकम्पोज भी हो जाएगा, नेचुरली जो है वो अपने नेचर में चला जाएगा। तो ये चीज़ें भी सारी देखी जाती है। तो कोई भी अगर प्रोडक्ट आया है मार्केट में, अगर वो इको फ्रेंडली है, तो उसके अंदर ये क्षेत्र हम लोग देखते हैं जो कि उसके अंदर मेंशन होता है। ये सारी चीज़ें हमें देख करके चलनी होती है, तभी पता चलता है कि वो मटेरियल जो है कितना एफिशिएंट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, कितना अच्छा है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। हाउ टू बी मोर इको फ्रेंडली, आप लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली बन सकते हो, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण के हितैषी यहाँ पर बन सकते हो। तो हम कैसे बन सकते हैं, पर्सनल लेवल पर अगर हम अवॉइड करें प्लास्टिक का यूज़ करना, तो हम इस चीज़ के लिए बन सकते हैं। हम किसी भी जैसे कोई भी सामान खरीदना होता है तो हम पॉलीथीन वगैरह उठा करके चल पड़ते हैं, उसके अंदर सामान लाते हैं, तो हम यहाँ पर कपड़े का कोई भी थैला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो कि बायोडिग्रेडेबल है और इको फ्रेंडली है। तो इस चीज़ की यहाँ पर बात हो रही है। तो हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। जैसे हम लोग वाटर बॉटल्स का यूज़ करते हैं, शॉपिंग बैग्स का यूज़ करते हैं, फोक का, नाइफ्स का, स्ट्रॉज वगैरह का यूज़ करते हैं जूस वगैरह पीने के लिए। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल अगर हम कम कर दें तो हम कैसे बन जाएंगे, हम लोग पर्यावरण हितैषी बन सकते हैं। हमें एक ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल को खरीदना चाहिए जिसके अंदर लेस पैकेजिंग हो। जैसे पैकेजिंग होती है ना ऊपर जितनी भी उसकी पॉलीथीन वगैरह से अंदर कम से कम हो, और ऐसे वो जो है एनवायरमेंटली फ्रेंडली पैकेजिंग हो अगर है भी तो ऐसे हमें प्रोडक्ट्स यहाँ पर खरीदने चाहिए है। चूज टू बाई ओनली आइटम्स यू नीड एंड डिनोट द थिंग्स यू नो लॉन्गर यूज, यानी कि आप जो है ऐसे ही चीज़ों को बाई करिए जिसकी आपको सख्त से सख्त ज़रूरत है, और अगर आपको किसी सामान की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको डोनेट करना सीखिए। ऐसा नहीं है कि आपने फेंक दिया और किसी को दिया नहीं, अगर कोई ज़रूरतमंद है तो आप उसको देना सीखिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करी है। कंपोस्ट फूड एंड यार्ड वेस्ट टू रिड्यूस मीथेन एमिशन, मीथेन गैस कब निकलती है, जब हम लोग अपने फॉसल फ्यूल्स को यहाँ पर बर्न करते हैं, जिसके अंदर कोयला वगैरह आता है, नेचुरल गैस आती है, ठीक है, ऑयल आता है, पेट्रोल वगैरह आता है। तो ये गैस अब अगर हम इसका इस्तेमाल ना करें तो फिर मीथेन गैस का उत्सर्जन भी कम हो जाएगा। बट हम ऐसा क्या करें कि हम इस चीज़ को, तो इसका एक अल्टरनेट है। इसका अल्टरनेट क्या है कि जितने भी आपके कंपोस्टिंग हम कर सकते हैं, यानी कि हम खाद का निर्माण कर सकते हैं। कैसे, जो हमारे घर में कूड़ा कचरा है, जो हमारा खाने का आइटम बच गया है, या फिर आपका जो यार्ड का वेस्ट है, जो आपके घर में पेड़ पौधे उनकी पत्तियां हैं, उनको हम अगर दबा दें तो वहां से आपको एक टाइम में गैस भी मिलती है और साथ ही साथ आपको खाद भी मिलती है। तो इससे हम मीथेन गैस का उत्सर्जन यहाँ पर कम कर सकते हैं। तो ये एक तरीका बताया कि आप ऐसे पर्यावरण के हितैषी बन सकते हैं। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खानी चाहिए है, ठीक है, जो कि लोकल हो और ऑर्गेनिक हो, जो कि जैविक हो। और बहुत अच्छा होगा अगर आपने उसको खुद से उसको ग्रो किया है, तो यानी कि आपके खुद के घर में अगर चीज़ें हैं और अगर आप फ्रेश चीज़ें खा रहे हैं तो फिर आपके लिए ज़्यादा बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मार्केट में आपने देखा होगा ना कि जो सड़ी हुई सब्जियों को भी फ्रेश करके दिखा देते हैं, ऐसे ऐसे केमिकल
केमिकल का छिड़काव करते हैं। तो अगर आपने घर में खुद से चीज़ों को उगाया हुआ है तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छी है, फिर आप पर्यावरण हितैषी हैं। गिव योर ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टू कंपनीज। आपके घरों में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है जो कि खराब हो गया, जो आपको यूज़ नहीं करना है, तो आप उनको इधर उधर फेंके ना, बल्कि आप ऐसी कंपनीज को दे दे जो उनको रिसाइकल करती हो। है अभी यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज है जो चीज़ों को रिसाइकल करती हो, तो आप उनको दे सकते हो ताकि उन चीज़ों का रिसाइकल हो जाए, वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाए और मार्केट में फिर से अवेलेबल हो जाए। तो आप उनको इधर उधर फेंकने की बजाय आप ये काम करके पर्यावरण हितैषी बन सकते हैं। रिड्यूस योर एनर्जी कंजम्पशन एट होम। आपके घरों में जो भी एनर्जी का कंजम्पशन है, चाहे आप किसी भी तरीके से कर रहे हो, उसका रिड्यूस करिए, उस चीज़ को थोड़ा सा कम करिए बाय द एडजस्टिंग थर्मोस्टेट। या फिर आपके घर में अगर लाइट्स वगैरह जल रही है तो आप उसको शट ऑफ कर सकते हो। आपके घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान है आप उसको अनप्लगिंग कर सकते हो। तो ऐसे आप अपनी जो ऊर्जा की खपत है उसको आप कम करने की कोशिश करें, बिकॉज अगर आप ऐसी चीज़ों को करेंगे तो जो एनर्जी का प्रोडक्शन है जो लार्ज अमाउंट में अभी ट्रेडिशनल टाइम में हो रहा है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। और अगर वो कम हो जाएगा तो उससे जो निकलने वाली जो भी जो हार्मफुल गैसेज है जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है वो भी अपने आप कम हो जाएगी। तो फिर आप पर्यावरण हितैषी बन सकते हैं। रीयूज बैग्स इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग न्यू प्लास्टिक बैग्स। आप जो है अपने कोई भी थैला वगैरह, कोई भी बैग वगैरह है, तो आप जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पर जो है कम कर सकते हो। नए प्लास्टिक को कंज्यूम करने की बजाय, नए प्लास्टिक की थालियों का यूज़ करने की बजाय आप अपने जो बैग्स हैं उनका ही रीयूज़ करिए। एनर्जी एफिशिएंट एप्लियंसेस का यूज़ करिए, ऐसे उपकरणों का यूज़ करिए जो कम से कम एनर्जी यूज़ करता हो। आप लोग एलईडी लाइट बल्ब्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, सीएफएल का यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप ऐसे करके अपने पर्यावरण हितैषी बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि मोस्टली पॉपुलर जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है। अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स है वैसे तो, बट आपके सामने मैंने एक दो एग्जाम्पल लिखी हैं। जैसे अगर आपके घर में छोटा बेबी है तो उसके लिए हम बहुत सारे टॉयज लाते हैं, और वो टॉयज कैसे होते हैं, सारे ही प्लास्टिक वगैरह के होते हैं, कुछ अदर मटेरियल उनके अंदर होता है जिसके अंदर से टॉक्सिक चीज़ें रिलीज होती है और बच्चा मुंह में भी लेता है चीज़ों को, तो वो उसके लिए भी हार्मफुल है। साथ ही अगर वो चीज़ें अगर आप फेंकते हो या अगर इधर उधर डालते हो तो फिर वो एनवायरनमेंट के लिए भी खतरनाक है क्योंकि वो डिग्रेडेबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको कुछ जी यहाँ पर खिलौने दिख रहे होंगे जो कि बिल्कुल ही क्या है, इको फ्रेंडली हैं। ये बैम्बो वगैरह से बनाए जा सकते हैं। तो ये ऐसे मटेरियल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर आप बाई चांस ये टूट जाते हैं या खराब हो जाते हैं तो ये एक जो है एनवायरनमेंट में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये इको फ्रेंडली मटेरियल में काउंट होता है। साथ ही आप इधर देख सकते हो कि ब्रश वगैरह है। यहाँ पर हम लोग प्लास्टिक के ब्रश जो आते हैं उनको यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रश ये बने हैं ये भी आपके बैम्बो से बने हुए हैं, तो इन ब्रशेज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो अगर बाद में ये खराब भी होते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ही कम समय में ब्रश को चेंज भी कर देते हैं ना, तो वो फिर वो सारी चीज़ें वेस्ट जाती हैं, तो उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इफेक्ट हो रहा है। तो इन चीज़ों का हम इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही जो भी ईयरबड वगैरह आती है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, तो इसके अंदर ना थोड़ा प्लास्टिक यूज़ होता है, इनके अंदर हम फिर से बैम्बो का इस्तेमाल करके इनको बना सकते हैं, तो इनका यूज़ कर सकते हैं। घरेलू किचन के काम में हम लोग पॉलीथीन का बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस चीज़ से हम बच सकते हैं और हम अपने जो भी आपका कपड़े का बैग है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सामान को लाने में। तो वो चीज़ें यहाँ पर ये जो सारी है वो आपकी इको फ्रेंडली मटेरियल्स के अंदर काउंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, रिसाइकलिंग क्या होता है, पुनर्चक्रण क्या होता है। देखिए, रिसाइकलिंग का मतलब होता है ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर आप वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। किसी भी वेस्ट मटेरियल है, कोई भी ऐसा मटेरियल जो आपके लिए वेस्ट है, आपके लिए अब यूज़ का नहीं है और आपने उसको फेंकना है, तो रिसाइकलिंग के अंदर ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर आपके घरों का वही वेस्ट कलेक्ट किया जाता है एंड देन बाद में उसको इस्तेमाल किया जाता है एक नए प्रोडक्ट को बनाने में। यानी कि आपने कोई सामान फेंक दिया, उससे हमने कोई और नई चीज़ बना दी किसी कंपनी ने, तो वो फिर क्या हो गया, उसका रिसाइकलिंग हो गया, उसका पुनर्चक्रण हो गया। ठीक है, तो जरूरी नहीं है वही चीज़, कुछ और चीज़ बन सकता है उससे, तो वो रिसाइकलिंग हो गया। तो रिसाइकलिंग वही प्रोसेस होता है कि आप किसी भी अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र करते हैं और उन उत्पादों में संसाधित प्रक्रिया करने की एक प्रक्रिया है जिसके अंदर हम लोग नई नई चीज़ें उस चीज़ से बना सकते हैं और फिर मार्केट में उस चीज़ को, बाजार में उस चीज़ को फिर से उतार सकते हैं यूज़ करने के लिए। तो ये रिसाइकलिंग है। फेंकने से इधर उधर ज़्यादा अच्छा है, रिसाइकलिंग का प्रोसेस होता है। टर्निंग द ट्रैश्ड वेस्ट इनटू यूजफुल प्रोडक्ट बेनिफिशियल फॉर बोथ कम्युनिटी। अब अगर कोई भी चीज़ रिसाइकल हो रही है तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि कम्युनिटी के लिए, साथ ही आपका जो एनवायरनमेंट है जो कि हम सब के लिए एक जिम्मेदारी है, उसको भी यहाँ पर जो है ठीक करके रखता है ताकि चीज़ें इधर उधर ना पड़े रहे। अगर चीज़ों का रिसाइकल हो रहा है तो फिर एनवायरनमेंट के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ही उपयोगी है। तो ये सारी चीज़ें आपको कि ट्रैश जो है, दिए गए कचरे को उपयोगी उत्पादों में बदलना समुदाय और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद
भरोसेमंद है। ठीक है, ना तो किसी भी तरीके का पॉल्यूशन होगा और चीज़ की चीज़ यहाँ पर मार्केट में आ गई। रिसाइकलिंग प्लेज अ मेजर रोल इन द रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमेजन। जितनी भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है, जिसके अंदर आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ गई, CO2 आ गया, ठीक है, मीथेन आ गई, तो जितने भी आपकी गैसेज हैं ये सभी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इनके अंदर रिडक्शन हो जाएगा, इनके अंदर कमी आ जाएगी अगर आप रिसाइकलिंग वगैरह करती हैं तो। एनर्जी का कंजम्पशन जो है, एनर्जी जो है, ऊर्जा का इस्तेमाल हमारा यहाँ पर धीरे धीरे कम हो जाएगा। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, जितनी भी चीज़ें हैं, सॉइल पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कम हो जाएगी। और जितने भी रिड्यूस हो जाएगा द यूजेज ऑफ फ्रेश रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब वो कच्चा सामान होता है जिससे कोई भी सामग्री बनती है, तो जो भी फ्रेश रॉ मटेरियल है उसका इस्तेमाल यहाँ पर कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग रिसाइकल करने लग जाएंगे, रिसाइकल करने लग जाएंगे तो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, बेनिफिट करता है हमारी इकोनॉमी को भी, और साथ ही साथ हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है, जो हमारा जो आपका विकास है, जो स्थिरता है, वो यहाँ पर बनी रहती है। तो ये इस चीज़ का यहाँ पर फायदा है रिसाइकलिंग का। उसके बाद यहाँ पर आपको 3R की बात करी गई। मैंने पीछे भी एक वीडियो में आपके साथ 3R की बात करी थी कि 3R के अंदर क्या शामिल है। 3R के अंदर आपका पहला R है रिड्यूस करना, कि अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी ऐसे मटेरियल को यूज़ कर रहे हो जो कि एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, तो कोशिश करिए कि आप उसको रिड्यूस कर दे, आप उसका इस्तेमाल कम से कम करें। जैसे कि आप घरों में बिजली, हम लोग ऐसे वेस्ट चलती रहती है, जो लाइटें हैं वो जलती रहती है, तो कोशिश करिए हम उसको कम से कम कर सके। ठीक है, रीयूज़ करना मतलब आपने कोई चीज़ यूज़ कर लिया तो कोशिश करिए आप उसको किसी और पर्पज़ के लिए फिर से रीयूज़ कर लीजिए। फेंकने के बजाय तो अच्छा है आप उसका किसी और चीज़ में यूज़ कर लो। जैसे कई घरों में कैसे आपने देखने को मिला होगा कि जो प्लास्टिक वगैरह होते हैं, जो डब्बे या फिर बोतल वगैरह होती है, उसके अंदर ना वो गमले उगा देते हैं, पौधे वगैरह उगा देते हैं। अब फेंकने से तो अच्छा है ना कि वहाँ पर पौधे उग रहे हैं, तो वो कितनी अच्छी बात है। तो हम उसने उसका रीयूज़ कर लिया, किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लो अगर पौधे नहीं उगाना तो। थर्ड है, फिर अगर आपने कुछ भी नहीं करना है और आपके लिए बिल्कुल ही वेस्ट है, फिर आप उसको फेंको मत, बल्कि किसी ऐसी कंपनी को दे दो जो उसको क्या कर सके, उसका पुनर्चक्रण कर सके, उसका रिसाइकल कर सके। तो ये है आपके 3R की, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। इनके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक प्लास्टिक बोटल्स, पेपर, ग्लास, कैंस एंड कंटेनर्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सभी को क्या किया जा सकता है, इन सभी का पुनर्चक्रण किया जा सकता है, इन सभी को रिसाइकल यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, अमंग मेटल्स, फेरस मेटल, लाइक जितने भी आपके मेटल्स है, जो भी आपके धातु वगैरह है, उनके अंदर भी रिसाइक्लेशन चलता रहता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। जो भी फेरस मेटल है, लाइक स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन सभी को भी रिसाइकल किया जा सकता है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर 3R की बात करी, बट एक 5R को भी देख लो साथ के साथ, इस चीज़ को भी, कि जब रिसाइकलिंग की जो प्रोसेस होती है वो बिल्कुल एंड का R होता है, उससे पहले भी 4R होते हैं, जो कि वो 3 ऊपर वाले इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये 5R को भी आप अच्छे से समझ लो कि रिसाइकलिंग तक जाने से पहले भी आपको 4R से गुजरना पड़ता है। उन 4R में जो सबसे पहला है वो है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ करने का मतलब है कि आप कोशिश करो कि आप यूज़ ही ना करो, आप मना ही करें चीज़ों से, कि भाई मैं ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करूँगा जो मेरे लिए पर्यावरण हितैषी नहीं है, जो मेरे लिए यहाँ पर हार्मफुल है, मेरे एनवायरनमेंट के लिए, मेरी खुद की लाइफ के लिए, मेरी खुद की सेहत के लिए। तो मैं ऐसी चीज़ों को रिफ्यूज़ करूँगा, मैं यूज़ ही नहीं करूँगा। और इनकेस अगर आप उस चीज़ को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हो तो फिर सेकेंड नंबर पर आता है रिड्यूस, कि ठीक है अगर मेरे को यूज़ करना ही है तो फिर मैं कम से कम उसको यूज़ करूँगा, मैं रिड्यूस करूँगा उसकी क्वांटिटी को। और अगर उसके बाद मैंने उसको यूज़ कर लिया है तो फिर मैं उसे फेंकूंगा या फेंकूंगी नहीं, मैं उस चीज़ को क्या करूँगी, रीयूज़ करूँगी, उसको फिर से रीयूज़ कर लूँगी। और रीपर्पज़ का मतलब होता है, जो कि आपका 4th नंबर का R होता है, कि आपने अब पर्पज़ चेंज कर दिया। मान लीजिए आप कोई मटेरियल ने आपने किसी एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया, अब अगर आपको इस पर्पज़ के लिए इसे यूज़ नहीं करना तो आप पर्पज़ चेंज कर दीजिए, उस चीज़ का रीयूज़ कर लीजिए, लेकिन आप किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लीजिए, आप किसी और मकसद के लिए उस चीज़ को यूज़ कर लो। तो आपने मकसद ही चेंज कर दिया, रीपर्पज़ के लिए आप उसने उसको यूज़ कर लिया। ठीक है, और सारी ही चीज़ें हो चुकी हैं, अब आपके लिए बिल्कुल ही ख़राब है, अब आपके लिए बिल्कुल वेस्ट है, देन फिर आपके पास ऑप्शन बचता है रिसाइकल का, पुनर्चक्रण का। तो ये 5R है, इनको भी अच्छे से ध्यान में रख लेना। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपके लिए कुछ भी ना छोड़ूं, तो आप भी पूरी कोशिश करना कि आप कुछ भी ना छोड़ें और सारी चीज़ें पढ़ करके जाएं। अब कुछ स्टेप्स होते हैं रिसाइकल के, कुछ 5 स्टेप्स होते हैं, इनको भी देखेंगे। इन 5 स्टेप्स में क्या होता है कि सबसे पहले आते हैं आप कंज्यूमर। कंज्यूमर के अंदर हम लोग खुद है, जो कि उपभोक्ता है, जो कि हम इस सामान का इस्तेमाल करते हैं और जब हमारे लिए वेस्ट हो जाता है तो हम उस चीज़ को फेंक देते हैं। तो सबसे पहला आता है हम लोग है, इसमें कंज्यूमर है।
ठीक है। कंज्यूमर ने कोई भी सामान यूज़ किया, उसने फेंक दिया, उसके लिए अब वो किसी भी चीज़ का नहीं है, ना वो उसका रीयूज़ कर सकता है, ना वो उसका रीपर्पज़ कर सकता है, ना वो उसको कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब अब वो रिसाइकल के लिए जाना है। फिर सेकंड स्टेप आता है होलर्स का। ये वो ट्रांसपोर्टेशन होता है जो कि इस सामान को कहाँ पहुँचाते हैं, इस सामान को वहाँ पहुँचाते हैं, जो भी जिनको भी ये रिसाइकलिंग वगैरह के लिए चाहिए उनको देते हैं। उसके बाद सॉर्टर्स होता है, जिनमें से जो भी आपका ऐसा सामान छांट लिया जाता है जो कि रिसाइकल नहीं हो सकता, तो फिर उसको यहाँ पर आप लैंडफिल वगैरह कर देते हो, उसका ज़मीन के नीचे दबा देते हो ऐसे सामान का जो रिसाइकल नहीं हो सकता है। और जो रिसाइकल हो सकता है उनको बाद में आगे रीप्रोसेसर्स को भेज दिया जाता है। ये वो कंपनियाँ होती हैं जो इस चीज़ को रिसाइकल करती है, और रिसाइकल करने के बाद उसको मार्केट में उतार दिया जाता है। ये 5 स्टेप होते हैं, टेंशन मत लो, नीचे अच्छे से लिख करके बताया गया है। तो कंज्यूमर प्रोवाइड द मटेरियल। सबसे पहले बात आती है कंज्यूमर की। मैंने अभी ऊपर आपको बताया ना कि कंज्यूमर सबसे पहले होते हैं क्योंकि हमने चीज़ों को यूज़ किया है। तो कंज्यूमर क्या करता है, मटेरियल प्रोवाइड करता है। कौन सा मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, जो बिल्कुल उसके लिए वेस्ट है, अब उसने यूज़ नहीं करना है, बस फेंकना है। तो फेंकने की बजाय कुछ ऐसी जगह पे दे दो जहाँ पर रिसाइकल हो जाए। तो सबसे पहले तो स्टेप आता है कंज्यूमर आएगा। कंज्यूमर ने क्या कर दिया, वी जनरेट अ लॉट ऑफ आइटम्स। पैकेजिंग मतलब कहीं से भी हम लोग चीज़ें यहाँ पर जनरेट कर देते हैं जो कि हमारे लिए वेस्ट है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अब लॉन्गर नीड में नहीं है, ना हम उसको चाहते हैं, और यहाँ पर उसमें कुछ चीज़ यहाँ पर रिसाइकल हो सकता है। तो हम लोग कंज्यूमर है जो रिसाइकल के लिए वेस्ट मटेरियल को यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ये इसके अंदर मैंने आपको बताया है। सेकंड जो स्टेप है वो होलर्स का आता है। होलर्स क्या करते हैं, वो जो गाड़ी वाला ऊपर मार्क था ना, होलर्स क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं मटेरियल्स को। इन ढुलाई करने वाले माल को इकट्ठा करते हैं होलर्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जो गार्बेज ट्रक होते हैं, ये गार्बेज ट्रक होते हैं जो कि पिक करते हैं। तो होलर्स कौन होते हैं, ये वो गार्बेज ट्रक होता है जो आपके स्ट्रीट से आपका जो भी वेस्ट आपने कंज्यूमर ने जो प्रोवाइड किया उसको क्या करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं। हैविंग ए रिसाइकलिंग ट्रक और ए ड्यूअल सिस्टम ट्रक टू कलेक्ट बोथ द मटेरियल्स फॉर रिसाइकलिंग, यानी कि उन सभी सामान को इकट्ठा करते हैं जो रिसाइकल के लिए है या फिर जो रिसाइकल के लिए नहीं है, जो वेस्ट है जिसको लैंडफिल में जाना है। दोनों ही सामान को इकट्ठा करते हैं और कम्युनिटी को हेल्प करते हैं टू मैनेज देयर वेस्ट एंड रिक्लेम मटेरियल्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड, यानी कि एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है जो आपके घरों से आपका सारा वेस्ट उठाता है, जिसको जो कि रिसाइकल करने लायक है उसको भी और जो नहीं है उसको भी, और आपके घरों में यहाँ पे आपके वेस्ट को मैनेज करने में हेल्प करता है। तो ये है होलर्स का काम। उसके बाद जो सॉर्टिंग मटेरियल्स वाले होते हैं वो क्या करते हैं, ये होते हैं रिसाइकलिंग सेंटर, जिसको क्या बोला जाता है, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, MRF इसको बोला जाता है। ये सॉर्ट करते हैं मार्केटेबल मटेरियल्स को। सॉर्ट का मतलब छटनी करते हैं। किस चीज़ की छटनी करते हैं, जो मटेरियल रिसाइकल के लायक है उसको, और जो मटेरियल रिसाइकल के लायक नहीं है, टोटली वेस्ट है, उसको, ठीक है। दोनों ही चीज़ को यहाँ पर छटनी के लिए रख देते हैं, दोनों ही चीज़ों को छांट देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, तो MRF ध्यान रखना कि मेटल रिकवरी फैसिलिटी होती हैं। अब ये सीख करते हैं ऐसे मैन्युफैक्चरर को, सीख करना मतलब ढूंढना, ये ऐसे मैन्युफैक्चरर को ढूंढते हैं जो कि इंटरेस्ट रखते हैं परचेजिंग करने में। किसको परचेज करने में, जो मटेरियल रिसाइकल के लिए हमने छांटा है उस चीज़ को यहाँ पर भाई जो रिसाइकल करने वाले हैं, जो मैन्युफैक्चरर है, जो रिसाइकल करने वाली कंपनीज है, वो ये चीज़ देखेगी तो सही ना, तो वो इनसे ये चीज़ सीख करती है, ढूंढती है कि अच्छा भाई आपके पास ये सामान है, तो फिर MRF वाले क्या करेंगे, वो उनको दे देंगे कि भाई ठीक है आप ये सामान जो है उसको रिसाइकल कर दो, ठीक है। तो MRF वालों ने किनको दे दिया, जिन्होंने भी रिसाइकल करना है उन सभी को दे दिया, ठीक है। एज कंज्यूमर्स इफ वी सेंड MRF आइटम दैट आर टू कंटामिनेटेड, इसका मतलब ये है कि हम लोग कंज्यूमर हैं, अब हम भाई जो है तमीज़ से चीज़ें तो करते नहीं है, तो हमने क्या किया कि हमने या तो कुछ सामान ऐसा हो गया जो कि बिल्कुल वेस्ट है, अब उसको ना तो रिसाइकल किया जा सकता है ना कुछ और किया जा सकता, और कुछ सामान ऐसा है जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये जो जिन्होंने भी MRF से इस चीज़ को परचेज किया है, तो ये क्या करेंगे, जो वेस्ट है ना उसको तो लैंडफिल में डाल दिया जाएगा। लैंडफिल का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जहां पर भी जो भी सिटी होती है उसके निचले एरिया में हम लोग गड्ढा वगैरह खोद करके मिट्टी उसके ऊपर डाल देते हैं, और फिर वो उस साइट को हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए सही नहीं मानते हैं 20 साल तक। अभी याद आया होगा ना इस चीज़ का। तो वो लैंडफिल होता है कि नीचे ज़मीन में दबा देते हैं, और जो चीज़ रिसाइकल के लिए अच्छी होती है उसको हम बाद में रिसाइकल कर देते हैं, ठीक है, उसको नया प्रोडक्ट उसका बना देते हैं। तो ये क्या करते हैं कि इस चीज़ को, वही है मैंने आपको यहीं पे वही लिख के दिया कि आइटम मस्ट बी सॉर्टेड आउट एज वेस्ट एंड डिस्पोजल, और उसको फिर लैंडफिल कर दिया जाता है, और जो चीज़ आपकी रिसाइकल होनी है उसको अलग कर दिया जाता है। तो ये चीज़ है आपका इसका। फोर्थ आता है रीप्रोसेसर्स। रीप्रोसेसर्स वो होते हैं जो कि MRF से
उन चीज़ों को लेते हैं, MRF से उन चीज़ों को लेते हैं जो कि रिसाइकल के लायक है, और जो नहीं है वो तो लैंडफिल में जा चुकी है। तो रिप्रोसेसर्स वो मैन्युफैक्चरर होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं मटेरियल्स को, ताकि उनको यूजेबल फॉर्म में रीपर्पस के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सके, उसकी कुछ और चीज़ हम लोग बना सके, उसका रिसाइकल कर सके। या और ये क्या होती है, आपकी पेपर मिल हो सकती है, ग्लास बेनिफिशियरीज हो सकती है, एल्यूमिनियम मिल्स हो सकती हैं, जो कि एक्सेप्ट करती है या फिर परचेज करती है मटेरियल्स को MRF से। ठीक है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना MRF क्या होता है। MRF आपका मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी होती है, जो कि अपना ये जो मटेरियल उन्होंने इकट्ठा किया है उसको रीप्रोसेसर्स को देती है, जो कि रीप्रोसेस फिर क्या करते हैं, उसको रिसाइकल करते हैं। ये 4th स्टेप हो गया। 5th स्टेप आपका लास्ट स्टेप है कि उसके बाद रीप्रोसेसर्स क्या करेंगे, जो भी आपका सामान है उसको रिसाइकल करके, ठीक है, उसको रिसाइकल करके मार्केट में उतारेंगे, और फिर उस चीज़ को हम, ये आपकी फाइनल स्टेज होती है, और उसको फिर कंज्यूमर्स को यहाँ पर या फिर परचेज करने के लिए मार्केट में उस चीज़ को, स्टोर में उस चीज़ को अवेलेबल कराया जाता है। ठीक है, कुछ भी नया प्रोडक्ट उसका बनाया जाता है। तो ये कुछ 5 स्टेप्स थे रिसाइकल के, इनको आपने ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपसे मे भी पूछी जा सकती है। तो रिप्रोसेसरों से सामग्री को अक्सर किसी अन्य निर्माता को भेजा जाता है, वही चीज़ें जो मैंने आपको हिंदी में बताई सारी चीज़ें। तो लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले वो भी इसको अच्छे से पढ़ लेना, बाकी मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। उसके बाद आपका जो लास्ट टॉपिक रह जाता है आज की इस वीडियो का, वो है ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम जो है, ग्रीन बिल्डिंग इज एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल स्ट्रक्चर विच मेक्स एफिशिएंट यूज ऑफ लैंड, मटेरियल, एनर्जी, वाटर। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी निर्माण, किसी भी ढांचे का या कोई भी कंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं तो हम ऐसे रिसोर्सेज का उसमें यूज करते हैं जो किसी भी तरीके से हमारे एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। हम सारी जो जितनी भी रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी भी ऐसे आपके इको फ्रेंडली मटीरियल से उनका इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। हम ऐसी कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते जो हमारे एनवायरनमेंट को यहाँ पर क्या करती हो, अफेक्ट करती हो। तो ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट यही है जो कि अभी ग्रो कर रहा है, कि गवर्नमेंट भी इस पे जो है फोकस कर रही है। अब हम जो पोल्यूशन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस चीज़ का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया है कि हमें एक ऐसा हरित भवन जो कि पर्यावरण की दृष्टि से बिल्कुल ही स्थायी संरचना, और इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, एफिशिएंट यूज ऑफ लैंड। हम ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है। हम लोग जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी महंगी नहीं होती, लोकली हमें अवेलेबल आराम से हो जाती है। ठीक है, तो ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है। अ ग्रीन बिल्डिंग एनहांसेस एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि हम लोग यहाँ पर एनर्जी को बचा सकते हैं, एनर्जी की जो खपत है वो कम हो सकती है। वाटर का कंजम्पशन जो है, पानी बहुत लिमिटेड अमाउंट में रह गया, उसका कंजम्पशन इसमें कम होता है। एंड मेक्स मैक्सिमम यूज ऑफ रिसाइकल, और जितनी भी चीज़ें उसके अंदर यूज होती है वो सारी रिसाइकल वाली चीज़ होती है, वेस्ट नहीं होता कुछ भी। जो भी इन बिल्डिंग्स को बनाने में यूज होता है सारी चीज़ें रिसाइकल की होती है, पुनर्चक्रण करने योग्य होती है, और लोकली हमें अवेलेबल हो जाती है, और टॉक्सिक उसमें बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं है। तो एट द एंड क्या होता है कि हमें एनवायरनमेंट को ध्यान रखना है, और एनवायरनमेंट के लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होती है। इससे जो जनरेट होता है लिटिल वेस्ट, यानी कि बहुत कम वेस्ट इससे जनरेट होता है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। अगर आज के टाइम में आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन चलता रहता है वहाँ पर काफ़ी डस्ट वगैरह, काफ़ी धूल वगैरह उड़ती रहती है, काफ़ी वहाँ पर पॉइजनस सब्सटेंस निकलते हैं। लेकिन जब हम ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी वेस्ट, यहाँ पर बहुत कम वेस्ट रिलीज होता है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट यहाँ पर हैप्पी रह सकता है। बिल्कुल भी हार्मफुल चीज़ें यहाँ पर रिलीज नहीं हो सकती है। अ ग्रीन बिल्डिंग इन्वॉल्व्स मेथड, यहाँ पे ऐसे मेथड्स का यूज़ किया जाता है, ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है जो कि रीन्यूएबल होते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छे होते हैं, और ऐसा स्किल का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसका सोल एम क्या होता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े हमारे एनवायरनमेंट पर। ठीक है, तो इसका एकमात्र उद्देश्य यही होता है ग्रीन बिल्डिंग में कि हम ऐसे तरीके, ऐसे संसाधन और कौशल को शामिल करें कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उस पर किसी भी तरह का कोई भी नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो ये है आपकी ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स है जो आपने यहाँ पर ध्यान रखने हैं। कुछ 5 प्रिंसिपल्स हैं। इसके अंदर क्या है कि सस्टेनेबल साइट डिज़ाइन, आपने सबसे पहले तो एक ऐसी जगह देखनी है जो आपके लिए अच्छी हो, मतलब कि कहीं पर भी ऐसी कोई जगह ना हो जो आपके एनवायरनमेंट के लिए ठीक ना हो, जो आपके लिए ठीक ना हो। तो एक सस्टेनेबल साइट डिज़ाइन आपने देखना है। उसके बाद वाटर का कंजर्वेशन एंड क्वालिटी यहाँ पर देखी जाती है। एनर्जी और एनवायरनमेंट देखा जाता है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं, रीयूज कर रहे हो मटेरियल को, वो चीज़ें देखी जाती है। और आपकी जो इंडोर इन्वायरमेंट क्वालिटी है वो यहाँ पर देखी जाती है। तो ये 5 कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है जिनको आपने ध्यान में रखना है।
उसके बाद एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इसके जो है 3 एडवांटेज यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहला है हेल्दियर बिल्डिंग। अगर आप सारी चीज़ें जो है टॉक्सिक यूज़ नहीं करेंगे, अपने एनवायरनमेंट के लिए सारी चीज़ें अच्छी होंगी, तो आपकी जो बिल्डिंग्स है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं डैमेज नहीं होगी। आपने अच्छा मटेरियल वहाँ पर यूज़ किया है, नेचुरल मटेरियल वहाँ पर यूज़ किया है, तो आपकी बिल्डिंग का स्वास्थ्य जो है वो भी बिल्कुल अच्छा रहेगा। किसी भी तरीके का पॉल्यूशन लोवरिंग रहेगा, यानी कि कम होगा। वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से रहेगा और नेचुरल लाइट आपको मिलती रहेगी। प्राकृतिक सारी चीज़ें भरपूर रहेगी, तो इसलिए बिल्डिंग भी क्या रहेगी, आपकी हेल्दी रहेगी। नेक्स्ट है जो इकोनॉमिकल एडवांटेज है, क्योंकि आपने सारी चीज़ें लोकली ले ली है जो कि अवेलेबल है आपको, तो आपको पैसा इतना यहाँ पर खर्च नहीं करना पड़ता है। जितनी भी आपने चीज़ें ली है वो रीन्यूएबल चीज़ें ली है, जो कि आपको भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है। ये सीमित नहीं होती है बल्कि असीमित होती है, लोकली अवेलेबल होती है, जिसके अंदर आप चाहे सोलर एनर्जी की बात करें, चाहे आप हाइड्रो एनर्जी की बात करें, चाहे आप विंड की बात करें, तो आपके लिए इकोनॉमिकल एडवांटेज है। कोई भी खर्चा यहाँ पर इतना नहीं होता है। जैसे अगर मान लीजिए आप बिजली के लिए सोलर पैनल लगवा आते हैं, तो आपको एक स्टार्टिंग में थोड़ा सा अमाउंट देना पड़ता है, उसके बाद आप फ्री में वहां पे बिजली कंज्यूम कर सकते हैं। एनवायरमेंटल एडवांटेज की बात करें तो एनवायरमेंटल एडवांटेज की बात करें तो अभी मैंने ऊपर बताया ही, सारी चीज़ें एनवायरनमेंट के लिए चल रही हैं कि हम कोई भी चीज़ ऐसा इस्तेमाल कर ही नहीं है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो। तो एनवायरनमेंट को यानी कि पर्यावरण को तो बिल्कुल है ही इस चीज़ का लाभ कि इम्प्रूव है आपकी एयर की क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, और कार्बन के जो भी अमेजोन्स नहीं है, ये कुछ और ही है, ठीक है। कार्बन एमिजन होता है, उत्सर्जन होता है कार्बन का निकलना, अमेजोन नहीं है ये। तो उसमें क्या हो रही है, आपकी रिडक्शन हो रही है। आप किसी भी ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो जिसमें कि कार्बन का उत्सर्जन किसी भी तरीके से हो। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी है, हैप्पी चीज़ें हैं। ग्रीन बिल्डिंग इंडिया के अंदर भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, तो बताओ इंडिया के अंदर कौन सी है। तो यहाँ पे कुछ ग्रीन बिल्डिंग है। हरियाणा में बात करें तो गुड़गांव के अंदर है आईटीसी ग्रीन सेंटर। इसको ध्यान रखने ना, मे भी पूछ ले क्योंकि ये हरियाणा का एग्जाम है। तो आईटीसी ग्रीन सेंटर है गुड़गांव के अंदर, ये आपकी ग्रीन बिल्डिंग के अंदर काउंट होता है। उसके बाद आई गेट नॉलेज सेंटर है नोएडा के अंदर, जो कि आपका कुछ ऐसा दिखता है, ये इसके अंदर काउंट होता है ग्रीन बिल्डिंग के अंदर। ओलंपिया टेक पार्क है चेन्नई के अंदर, ये भी इसके अंदर आता है। और इंदिरा पर्यावरण भवन है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि आप ध्यान में रख लेना, कुछ और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं। तो ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं, इनके अंदर कैसे मटेरियल आप इस्तेमाल कर सकते हो इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। तो जितने भी आप रिसोर्सेज यूज करते हो वो सारे रीन्यूएबल सोर्सेज यूज करते हो, जैसे क्या फॉरेस्ट, बैम्बो का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हो। आप सभी को पता है बैम्बो क्या होता है। बैम्बो का आप इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो अपने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, जो कि आपके लिए इको फ्रेंडली है। तो फॉरेस्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जो कि रीन्यूएबल है बिल्कुल। और हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट का रीयूज करते हैं, फेंकते नहीं है कभी चीज़ों को। ओल्ड प्लम्बिंग करते हैं और डोर्स दरवाजे वगैरह हम लोग रीयूज कर सकते हैं। सोलर टाइल्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एग्जिट टू सिंपली प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग, दे स्पेंड ए लार्ज पोर्शन। यहाँ पर जो है डे ऑब्जर्विंग एनर्जी, यानी कि सनलाइट की जो एनर्जी है वो यहाँ पर काफ़ी एब्जॉर्ब कर सकती है ये इसका सोलर टाइल्स वगैरह, कि ये जो है एक दिन का बड़ा हिस्सा सूर्य से ऊर्जा अवशोषित करने में व्यतीत करती हैं। तो यहाँ पर आप सौर टाइल वगैरह यूज कर सकते हो। पेपर इंसुलेशन वगैरह हो रहा है कि जितने भी आपके इंसेक्ट्स वगैरह है वो यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। फायर रिटेंडेंट है, मतलब किसी भी प्रकार से आग वगैरह नहीं लग सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि रिसाइकल किए गए अखबारों और कार्डबोर्ड से बनाया जाता है और फिर रासायनिक फोम से भरा जाता है। और कीट प्रतिरोधी है, कोई भी मच्छर कीट पतंगे वगैरह नहीं आ सकते हैं। और अग्नि विरोधी है, तो ये भी इसका फायदा है। जो कंटेंट यहाँ पर रहने वाला है, कार्बन क्रेडिट को पढ़ेंगे कि होता क्या है ये, इसका ओरिजिन क्या है, टाइप्स कितने हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स क्या होता है, फैक्ट्स के बारे में कुछ इंडिया से रिलेटेड फैक्ट्स को पढ़ेंगे, और हम लोग कैसे कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो बाइलिंगुअल कंटेंट रहने वाला है। पसंद आता है, आपको लगता है आपकी हेल्प हो रही है, तो लाइक से सब्सक्राइब तो बनता है भाई, फटाफट से कर दो। तो होते क्या है कार्बन क्रेडिट, इसके बारे में आपने जानना है। देखिए इस वीडियो का जो बेस है वो आपकी जो पहले वीडियोस हम कवर करके आए हैं ना, जितने भी आपके ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जो भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, वो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको कवर करवाई, अगर आपने वो देखी होगी तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि इसका एक बेस था, एक आधार था, आखिर इसको क्यों लाया गया कार्बन क्रेडिट को। तो जितने भी आपके फॉसिल फ्यूल्स हम लोग बर्न करते हैं, आपके व्हीकल वगैरह होते हैं, या फिर हम अपने घरों में भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो है फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ से काफ़ी हार्मफुल जो गैसेज हैं, जो कि मेनली आपकी ग्रीन हाउस गैस होती हैं, जैसे CO2 हो गया, ठीक है,
सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, या फिर आप जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड ले लीजिए। तो ये जितनी भी आपकी गैसेज होती हैं जो कि हार्मफुल होती है आपके एनवायरनमेंट के, और आपके एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है। सो इन्हीं गैसों की रोकथाम के लिए इन गैसेज का उत्सर्जन, इन गैसेज का एमिशन यहाँ पर कम हो सके, इसीलिए किस चीज़ को लाया गया, कार्बन क्रेडिट को लाया गया। अब ये होता क्या है ये भी समझ लो, क्यों लाया गया वो मैंने आपको बता दिया। होता क्या है कि ये परमिशन होती है एक तरीके का एक सर्टिफिकेट होता है किसी भी फर्म को, किसी भी कंपनी को, किसी भी मैन्युफैक्चरर को, किसी भी इंडिविजुअल को, कि वो गवर्नमेंट जो है आपको ये सर्टिफिकेट देती है, आपको ये परमिशन देती है कि ठीक है आप एक लिमिट तक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हो, आप एक लिमिट तक कोई भी ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन कर सकते हो। तो आपको एक क्रेडिट दिया जाता है, और उस क्रेडिट के बदले आप क्या करते हैं, आप जो है कार्बन का उत्सर्जन यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो क्रेडिट होता है, जो आपका एक क्रेडिट है कार्बन क्रेडिट, इसके बदले आप 1 मेट्रिक टन का क्या कर सकते हो, CO2 का उत्सर्जन कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा आप करेंगे तो फिर आपको वहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा, या फिर आपका वहाँ पर एक तरीके से आपका चालान वगैरह, मतलब आपको पैसे वगैरह देने पड़ेंगे, आपसे फाइन वगैरह लिया जाएगा। तो ये एक सर्टिफिकेट है कार्बन क्रेडिट की, जो किसी भी फर्म को ये बोलता है कि भाई ठीक है हम आपको परमिशन देते हैं, आपने अगर इतने क्रेडिट लिए हैं तो आप यहाँ पर इतना जो है CO2 का या फिर अदर जो ग्रीन हाउस गैस होती है इनका उत्सर्जन आप कर सकते हो। ठीक है, तो एक तरीके की परमिशन होती है ये कार्बन क्रेडिट। नीचे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो कार्बन क्रेडिट होती है वो क्या होती है, परमिट करता है, दैट अलाउज द ओनर, जो भी ओनर है, जो भी फर्म है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, उसको एक परमिशन देता है टू एमिट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ, यानी कि आप एक लिमिटेड अमाउंट तक आप कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर अदर ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन करते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए अगर उसने जो है एक कार्बन क्रेडिट लिया है उसने, तो फिर वो कितना 1 मेट्रिक टन CO2 का ही जो है उत्सर्जन कर सकता है। अगर उसने 2 लिया है तो फिर वो 2 मेट्रिक टन ही कर सकता है। अगर उसने 3 लिया है तो 3 मेट्रिक टन CO2 का ही उत्सर्जन कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा करेगा तो फिर उसके लिए वो चीज़ें पेबल होगी, फिर उससे जो है टैक्स वगैरह वहाँ पर लिया जाएगा और फाइन उसको लगाया जाएगा। तो ये है कार्बन क्रेडिट। तो कार्बन क्रेडिट क्या करता है, लिमिट्स द एमिशन ऑफ, यानी कि लिमिट करता है यहाँ पर एक तरीके से लिमिशन। पहले क्या था कि जितनी भी फर्म थी वो मतलब दिन दहाड़े कैसे भी करके CO2 का या फिर अदर जो ग्रीन हाउस गैस होती है उनका उत्सर्जन करती जा रही थी, अपने प्रोडक्ट बनाते जा रहे थे, और हमारे एनवायरनमेंट के लिए आज के टाइम में ये हाई लेवल पर एक्सट्रीम यहाँ पर जो है हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने सोचा जो है एक काइटो प्रोटोकॉल है जो कि नीचे आपको आएगा, तो उसके अंतर्गत काफ़ी जो कंट्रीज़ है वो इकट्ठे हुए, उन्होंने सोचा कि भाई चीज़ें बहुत डेंजरस सिचुएशन में आ चुकी हैं, तो इस चीज़ को लाया गया कि जितने भी फर्म होंगे उनको यहाँ पर ये चीज़ें करी जाएगी और वहाँ पर एक तरीके से हम इस पर रोकथाम लगाएंगे। तो एक रोकथाम लगाने के लिए इन गैसेस को यहाँ पर कार्बन क्रेडिट की चीज़ें यहाँ पर लाई गई थी। ठीक है, तो वो यही सारी चीज़ें लिखी हुई है कि इन अदर वर्ड्स जो कार्बन क्रेडिट करस्पॉन्ड टू, यानी कि एक कार्बन क्रेडिट की जो कीमत है, अगर किसी ने एक कार्बन क्रेडिट को के लिए परमिशन ली है, उसको परचेज किया है, तो फिर वो कितने कार्बन डाइऑक्साइड 1 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर क्या कर सकता है, एटमॉस्फेयर के अंदर वो रिलीज कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही है कि अल्टीमेट पर्पस जो है कार्बन क्रेडिट का वो क्या है, रिड्यूस करना है एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। मतलब एक मेन मकसद यही है इस चीज़ को लाने का कि जितना हो सके उतना जो है इन चीज़ का एमिशन वहाँ पर हमारे एनवायरनमेंट में कम हो, ये जितने भी जहरीली गैसेज होती हैं इनका उत्सर्जन हमारे एनवायरनमेंट में कम हो, तो ये इस चीज़ का मकसद था कार्बन क्रेडिट को लाने का। अगर आपसे पूछे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फिर आपने यही बताना है कि कहीं ना कहीं जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है, जो कार्बन का उत्सर्जन है हमारे एनवायरनमेंट में कम करना है। तो कार्बन क्रेडिट को अगर एक्सप्लेन करें तो एक कार्बन क्रेडिट की अमाउंट कितनी होती है, 1 मेट्रिक टन CO2 होती है। इसको ऐसे मान के चलो, मान लीजिए अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं कोई फर्म हूँ, तो मान लीजिए अगर मैंने 8 कार्बन क्रेडिट यहाँ पर खरीदे हैं, तो फिर मैं 8 जो मेट्रिक टन CO2 है उसको ही यहाँ पर रिलीज कर सकती हूँ एनवायरनमेंट में, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। और मान लीजिए अगर मैंने 8 कार्बन क्रेडिट अगर मैंने परचेज किया, इसकी अगर मैंने परमिशन ली है, इसका अगर मैंने सर्टिफिकेट लिया है, और अगर मान लो मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ 6 की थी, मैंने सिर्फ 6 का ही यूज़ किया, 2 मेरे बच गए, तो इस 2 से मैं क्या कर सकती हूँ, इस 2 को मैं किसी नीडी फर्म को, किसी नीडी मैन्युफैक्चरर को जिसको ज़रूरत है उसको मैं यहाँ पर सेल भी कर सकती हूँ, बेच भी सकती हूँ, और मैं यहाँ पर पैसा भी कमा सकती हूँ। तो ये भी चीज़ है इस चीज़ के अंदर। ठीक है, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है और आपने अगर ये ले रखा है, तो आप इस चीज़ को मार्केट में सेल भी कर सकते हो।
ताकि जिसको ज़रूरत है वो इस चीज़ को परचेज करके और फिर अपना अमेजन जो है वो कर सके और अपना प्रोडक्शन वहाँ पर कर सके। आई होप अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो मेन मकसद था CO2 का या फिर अदर ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को कम। In other words, carbon credit are exchanged in a carbon market, commonly referred to as cap and trade market, where business can sell। ये वही वाली बात है जो मैंने आपको ऊपर बताई है कि अगर आप जो है अपना प्रॉपर तरीके से कंप्लीटली अगर अपने कार्बन क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, तो अगर आपका कुछ बच गया है तो आप उसको यहाँ पर सेल कर सकते हो ईच अदर फॉर टू राइट द पॉइंट, ताकि जो भी नीडी पर्सन है जिसको ज़रूरत है इस चीज़ की, तो वो उस चीज़ से अपना काम कर सके, वो अपने प्रोडक्शन को वहाँ पर करने के लिए जो भी गैसेस का रिलीज है वो वहाँ पर कर सके, उसको भी वहाँ पर एक तरीके से परमिशन मिल सके। तो एक बिजनेस पर्पस के लिए भी इन कार्बन क्रेडिट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओरिजिन कहाँ से हुआ अब कार्बन क्रेडिट का? तो कार्बन क्रेडिट की अगर बात करें तो ये क्या था, ये इसको क्रिएट किया गया था एज एन आंसर, किसको आंसर करने के लिए? नीड ऑफ कंट्रोलिंग इमिशंस। भाई मतलब अनलिमिटेड हमारा एमिशन हो रहा था ग्रीन हाउस गैसेज का, अनलिमिटेड हो रहा था ग्रीन हाउस गैस का। तो इसी कंट्रोल को कम करने के लिए, इसी एमिशन को जो है स्टॉप करने के लिए कार्बन क्रेडिट एक आंसर था कि भैया जब सोचा सबने कि आखिर इसका क्या आंसर हो सकता है, तो फिर कार्बन क्रेडिट यहाँ पर एज ए आंसर क्या आया कि हम ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट देंगे एंड देन वो अपना लिमिट के अकॉर्डिंग चलेंगे, जितना उनको जरूरत होगी वो इस परचेज करेंगे एंड देन वो जो है अपने एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ों को रिलीज करेंगे। ठीक है, दे वर ऑल्सो इंटेंडेड टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ, यानी कि इसका जो मकसद ये था कि रिड्यूस हो जाए एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस और हार्मफुल गैसेज, चाहे फिर वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से आ रही हो, जैसे पावर, स्टील, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर्स, जिस भी चीज़ से, या फिर हम फोसल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ से भी गैसेज रिलीज होती है, हमारे डोमेस्टिक पर्पज से भी सारी चीज़ें रिलीज होती है। तो इन चीज़ों को यहाँ पर रिड्यूस करने के लिए ये सारी चीज़ें लाई गई थी। उसके बाद है सम डिकेड्स एगो एट डिबेट्स स्टार्टेड। अब जो है जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस है उसका इमर्जन काफ़ी, उसका जो एमिशन है वो काफ़ी अच्छे लेवल पर हो रहा था और एनवायरनमेंट हमारा आज के टाइम में काफ़ी पोल्यूट हो चुका है, पहले भी स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऐसे सोचा गया कि भाई रिड्यूस कैसे हो इन सभी जितनी भी हार्मफुल गैसेज है, इनका एमिशन, इनका जो उत्सर्जन है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे हम कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग उसके लिए को जो है कर रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, तो इस चीज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे देश यहाँ पर इकट्ठे हुए एंड उन्होंने एक एग्रीमेंट को साइन किया जिसको काइटो प्रोटोकॉल बोला गया। तो ये भी ध्यान रखना, कुछ आई थिंक 1997 के अराउंड हुआ था ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसी के अराउंड हुआ था ये एग्रीमेंट, काइटो प्रोटोकॉल इसको नाम दिया गया कि इसके बारे में सोचा गया कि भाई हम ये इस चीज़ के लिए कैसे कर सकते हैं, कैसा हम हार्मफुल गैसेज का एमिशन को रोक सकते हैं। तो इस प्रोटोकॉल को काइटो प्रोटोकॉल बोला गया था। काइटो प्रोटोकॉल हैज क्रिएटेड अ मैकेनिज्म अंडर विच द कंट्रीज हैव बीन एमिटिंग मोर कार्बन, यानी कि यहाँ पर ये चीज़ इसलिए लाई गई क्योंकि जितने भी देश होते हैं, जो भी यहाँ पर सारी चीज़ें हर जगह ही हो रही हैं। अब अगर इंडिया की बात करें तो अपना इंडिया जो है वो 3rd नंबर पर कार्बन को प्रोड्यूस कर रहा है, अपना हार्मफुल गैसेज जो है 3रे नंबर पर रिलीज कर रहा है। सबसे पहले चाइना है, देन USA है एंड देन इंडिया ही है। तो हम लोग तो हर चीज़ में आगे हैं, चाहे फिर पोल्यूशन में हो कैसे भी हो, हम लोग तो हर चीज़ में आगे हैं। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हम इस चीज़ को यहाँ पर कैसे कम कर सकते हैं। जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ओजोन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर भी इवन, तो ये हम कैसे इस चीज़ को ब्रिंग डाउन कर सकते हैं, कैसे हम इस चीज़ का लेवल नीचे ले आए कि हमारा एनवायरनमेंट यहाँ पर थोड़ा सा तो सेफ हो कम से कम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। उसके बाद टाइप्स की अगर बात करें कि कार्बन क्रेडिट के कितने टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पर 2 अलग अलग तरीके के कार्बन क्रेडिट की बात करी गई है। फर्स्ट है कार्बन ऑफसेट क्रेडिट जिसको बोलते हैं, और COC, एंड सेकेंड इज कार्बन रिडक्शन क्रेडिट CRC। तो दोनों को देखेंगे। जो कार्बन ऑफसेट क्रेडिट है उसमें क्या है कि क्लीन फॉर्म्स ऑफ, अब देखिए क्रेडिट तो हमने ले लिया, क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, हमने परमिशन ले ली कि हम लोग हार्मफुल गैसेस को रिलीज कर देंगे एनवायरनमेंट में, जितना हमने परमिशन लिया है हम लोग उतनी ही गैसेस को वहाँ पर रिलीज कर देंगे। बट ऑफसेट का मतलब होता है पे बैक करना। पे बैक करने का मतलब है कि ठीक है, अगर आप वहाँ पर जो है एमिशन कर रहे हो हार्मफुल गैसेस का, तो इसका कहीं ना कहीं आप इस चीज़ का समाधान निकालो, आप इस चीज़ का कुछ ना कुछ ऐसा सही चीज़ें करो कि ये चीज़ें बैलेंस हो जाए। जैसे जब हम लोग CO2 छोड़ते हैं, जब सांस लेते हैं तो हम लोग CO2 छोड़ते हैं, तो उस CO2 को बैलेंस कौन करता है, उस CO2 को हमारे पेड़ बैलेंस कर देते हैं। तो अगर जहाँ हम एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, तो वहीं एनवायरनमेंट में जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो इस चीज़ को क्या कर रहे हैं,
बैलेंस कर रहे हैं, तो वो पे बैक हो जाता है। तो यहाँ पर इन फर्म से भी बोला गया कि भाई अगर आप क्रेडिट ले रहे हो तो फिर आप ये चीज़ क्या पे बैक करो। तो कहीं ना कहीं वो पे बैक कैसे हो रहा है, वो पे बैक हो रहा है कि आप जो है क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी का यूज़ करिए, विंड का इस्तेमाल करिए, सोलर एनर्जी का यूज़ करिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करिए, बायोफ्यूल्स का यूज़ करिए। तो जितने भी आपके रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनका यहाँ पर इस्तेमाल हो तो फिर ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। बिकॉज यहाँ से आपके हार्मफुल गैसेज निकल रहे हैं और यहाँ पर अगर हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे तो एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएगी। तो ये आपका कार्बन ऑफसेट क्रेडिट था। सेकेंड चीज़ भी आपका वही है जो कि कहीं ना कहीं एमिशन को जो है आपके जितने भी आपके हार्मफुल गैसेज है उसके एमिशन को स्टॉप करता है, उसके एमिशन को रिड्यूस करता है। तो कार्बन रिडक्शन क्रेडिट भी वही वाली बात है कि हम लोग जितने भी आपके एटमॉस्फेयर में या फिर कहीं भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पेड़ लगाएं, रिफॉरेस्टेशन करें तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हो सकती है, बैलेंस हो सकती है। अगर हम वहाँ पर फैक्ट्रीज के थ्रू अगर एमिशन कर रहे हैं तो अगर हम ऐसे नेचुरल के लिए सपोर्ट में अगर चीज़ें करेंगे तो चीज़ें यहाँ पर क्या हो सकती है, बैलेंस हो सकती है। और दोनों ही ये अप्रोचेस जो है कार्बन ऑफसेट क्रेडिट भी और कार्बन रिडक्शन क्रेडिट भी, दोनों ही अप्रोचेस क्या है, एक तरीके से इफेक्टिव अप्रोच है टू रिड्यूस द ग्लोबल कार्बन एमिशन क्राइसिस। यानी दोनों ही अपने आप में एक प्रभावी तरीके हैं इस चीज को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं कुछ। उसके बाद बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। तो कार्बन क्रेडिट तो था कि आपने परमिशन लेकर के एमिशन कर दिया हार्मफुल गैसेस का एनवायरनमेंट के अंदर, आपको एक लिमिट दी गई, भाई आप इस लिमिट से ज़्यादा नहीं जा सकते हो। आपको जो है एक कार्बन क्रेडिट की अमाउंट आपकी क्या है कि आप एक 1 मेट्रिक टन CO2 ही रिलीज कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो आपने जितनी कार्बन क्रेडिट परचेज करे आप उतना ही CO2 यहाँ पर रिलीज कर सकते हो या फिर हार्मफुल गैसेस को रिलीज कर सकते हो। अब कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि आप जो है अपने किसी भी काम के लिए अपनी कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से आप कितने अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस को यहाँ पर रिलीज कर रहे हो, वो आपका कार्बन फुटप्रिंट होता है। किसी भी क्षेत्र का या फिर किसी भी कंपनी का या फिर पर्सनल लेवल पे हर चीज़ पे कार्बन फुटप्रिंट निकल जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी क्षेत्र का निकालना है तो उस क्षेत्र के अंदर कितने अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज हो रही है, कार्बन जो है रिलीज हो रहे हैं, तो वो उस क्षेत्र का फुटप्रिंट होता है। अगर पर्सनल लेवल पर बात करें तो हम लोग गाड़ी लेके इधर उधर जाते हैं, हम कोई भी चीज़ अपने घर में बनाते हैं, तो कुछ भी करते हैं तो हम कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर अपना कंट्रीब्यूट चाहे कम कर रहे हो लेकिन हम कर रहे हैं। तो पर्सनल लेवल पर भी कार्बन फुटप्रिंट होता है, ये चीज़ सारी कैलकुलेट भी हो सकती है। तो कार्बन फुटप्रिंट वही होता है कि हम लोग अपनी खुद की एक्टिविटीज़ के लिए, अपने एवरीडे इकोनॉमिक और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हम जितनी अमाउंट में ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है, हमारा कार्बन फुटप्रिंट होता है। इतनी बात आपको आई थिंक समझ में आ गई है। इट ऑल स्टार्ट्स विद ईच इंडिविजुअल डज एवरी डे। हम सबसे एक इंडिविजुअल फॉर्म में भी ये स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज हम चाहे घर पे कुछ भी काम कर रहे हों, ठीक है, हम चाहे कुछ भी कर रहे हो, भाई अपना फ्यूल्स का भी यूज़ कर रहे हैं, भाई कुछ खा पी भी रहे हैं, ठीक है, और हम इधर उधर भी जा रहे हैं, अपने व्हीकल्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज ए इंडिविजुअल भी। जरूरी नहीं है कंपनियां भी ही वो सारी चीज़ें रिलीज कर रही है, तो हम लोग भी इस चीज़ को यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं। तो कार्बन फुटप्रिंट मेजर करता है ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय गतिविधियों के द्वारा जो भी हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही है, जितनी अमाउंट में हो रही है, वो क्या होता है, वो उसका कार्बन फुटप्रिंट होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद फैक्ट्स है कुछ कि जो चाइना है सबसे बड़ा एमिटर है कार्बन डाइऑक्साइड का। मैंने आपको अभी ऊपर बताया ना, इंडिया जो है 3rd नंबर पे आता है, सबसे पहले चाइना आता है। चाइना सबसे बड़ा एमिटर है, चाइना सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करता है कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद जो है इंडिया वो है 3rd नंबर पे है, चाइना एंड USA के बाद, बिकॉज USA आपका 2nd नंबर पर आता है। तो हमारा जो भारत है, हमारा जो हिंदुस्तान है, वो 3रे नंबर पर CO2 को यहाँ पर रिलीज कर रहा है। तो हमें हमारे लिए बहुत बड़ी ये सोचने वाली बात है कि हमें इस चीज़ का कुछ ना कुछ तो निवारण करना ही चाहिए। अब एक चीज आती है कार्बन नेगेटिव कंट्री क्या होती है, और कार्बन न्यूट्रल या फिर आप नेट जीरो कंट्रीज बोल लीजिए इस चीज को। तो जो कार्बन नेगेटिव कंट्री हैं उनके अंदर जो सबसे पहले आता है भूटान। ये 3 देश हैं, इनको याद रखना, भूटान है, पनामा है और सूरीनेम है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले, भाई मान लो एग्जाम्पल में पूछ ले आपसे, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले और एग्जामिनर का मूड पता नहीं कैसा हो, तो कार्बन नेगेटिव कंट्री अगर आपसे पूछ ले तो आप भूटान को मार्क करना सबसे पहले, उसके बाद पनामा एंड सूरीनेम। तो ये 3 कंट्रीज याद रख लेना। और कार्बन न्यूट्रल या फिर नेट जीरो कंट्रीज अगर बात करी जाए, कार्बन न्यूट्रल अगर नेट जीरो कंट्रीज की अगर बात करी जाए तो ये है कोमोरस है,
एक आपका कोमोरस है, गैबोन है, गुयाना है और मेदागास्कर है और न्यू है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ 5 कंट्रीज है जो कि कार्बन न्यूट्रल या फिर नेट जीरो कंट्रीज के अंदर आती है। और कार्बन नेगेटिव के अंदर आपका भूटान आता है, सूरीनेम आता है और पनामा आता है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, इन चीज़ को थोड़ा सा एक बार याद करके चल लेना। उसके बाद है पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट भी होते हैं। मैंने आपको वही बताया कि ज़रूरी नहीं है कि सारी फैक्ट्रियाँ वगैरह ही सारी चीज़ें कर रही हैं, हम लोग पर्सनल लेवल पर भी चीज़ें कर रहे हैं। हम कुछ भी करते हैं, हमारे पर्सनल लेवल पर जो है कार्बन फुटप्रिंट हम लोग कर रहे हैं। बिकॉज हम मान लीजिए हम इधर मूव कर रहे हैं, कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, हम अपने रिसोर्सेज को, एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, घरों में भी आपकी लाइटिंग वगैरह चलती रहती है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है कंट्रीब्यूट कर रही है ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर। तो पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट भी यहाँ पर होते हैं। ठीक है, कंपनी वगैरह के भी होते हैं, हर चीज़ के होते हैं। तो हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कार्बन फुटप्रिंट को, हम कैसे इस चीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं? तो देखिए, हर चीज़ का सोल्यूशन है यहाँ पर, पेड़ लगाना हर चीज़ का सोल्यूशन है। तो कार्बन जो फुटप्रिंट है या फिर आप कार्बन क्रेडिट बोलो, हर चीज़ का यहाँ, तो हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अगर हम प्लांटिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाते हैं, तो ये सबसे अच्छा एक बोल सकते हो कि उपाय है किसी भी चीज़ को कम करने का। सबसे पहला पॉइंट है कि चूज़ रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन बेस्ड ऑन लोकल प्रोडक्ट्स। मतलब हम लोग किसी भी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंज्यूम करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा हम चीज़ का उपयोग कर रहे हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेही है या नहीं है। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, बिकॉज लोकली भी आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, सस्टेनेबल प्रोडक्शन होता है, एंड स्टार्ट ग्रोइंग प्रोड्यूस इन योर अर्बन एरिया। तो जो भी चीज़ें हैं आपको एक रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन यहाँ पर देखना पड़ेगा। आपको देखना है कि आप जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो अपने डेली बेसिस में वो आपके एनवायरनमें के लिए ठीक है या नहीं है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। गेट अबाउट यूजिंग सस्टेनेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये इनका कहने का मतलब है कि हर चीज़ में अपना व्हीकल उठाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेज रिलीज नहीं होगी, कम पेट्रोल यूज़ होगा। कम पेट्रोल यूज़ होगा तो आपकी जो हार्मफुल गैसेज है वो भी रिलीज होगी। ठीक है, या तो आप अपने पैरों पर चलिए, अगर आप कहीं भी थोड़ी बहुत भी दूर जा रहे हैं, क्योंकि आजकल हमने एक ट्रेंड बना लिया है कि कहीं भी जाते हैं तो अपनी बाइक वगैरह या फिर अपने व्हीकल्स से ही जाते हैं, पैदल चलना छोड़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है कि भी हम व्हीकल वगैरह का भी अगर कम इस्तेमाल करेंगे तो भी हम इस चीज़ में अपना योगदान दे सकते हैं। 100% रीन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन का अगर हम इस्तेमाल करें, हम लोग अपनी जो मैन्योर है, अगर हम उस सारी जो अपने जिस भी घरों में कूड़े कचरे हैं, ऑर्गेनिक अगर मैन्योर पे काम करें, जितने भी आपके रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, अगर अपने घरों में सोलर पैनल लगवाएं, तो जितने भी अप्लायंसेज हैं अगर वो कम एनर्जी को यूज़ करते हैं, ऐसे का यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर इस चीज़ के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करती है और कहीं ना कहीं जो कार्बन का एमिशन है, जितने भी आपकी हार्मफुल गैसेज है वो यहाँ पर रिलीज होने से बच जाएगी। ठीक है, तो हम इस चीज़ को नियंत्रण यहाँ पर कर सकते हैं। अवेयरनेस हमारे अंदर होनी बहुत ज़रूरी है भाई। अगर हम चीज़ों के प्रति अवेयर नहीं होंगे तो हम इस चीज़ को फिर हम जो है स्टॉप नहीं कर पाएंगे। अगर हम अवेयर ही नहीं है कि हमारा एनवायरनमेंट यहाँ पर काफ़ी पोल्यूट हो चुका है, जो कि हमारे लिए ही सही लेकिन आने वाली जो कमिंग जनरेशन है उनके लिए भी बहुत एक परेशानी का कारण बन सकता है। और इस चीज़ के प्रति अगर हम अवेयर है तो हम कुछ सोच सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इस चीज़ के ऊपर नहीं सोच सकते हैं, फिर हम लोग ऐसे ही अंधाधुंध सारी चीज़ें करते रहेंगे। उसके बाद रिड्यूस करिए वेस्ट को। आप जितनी भी चीज़ें यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम उसको वेस्ट करके फेंक देते हैं, कोशिश करिए कि हम उसको रीयूज़ में ला सके या फिर हम ऐसे कर सके उसको रिसाइकल कर सके या हम किसी अल्टरनेट वे से उसको यूज़ कर सके। उसको आप फेंकने से अच्छा है कि हम उसको किसी अदर पर्पज़ से यूज़ कर लें। ठीक है, तो रिड्यूस करिए वेस्ट को, जितना हम वेस्ट को कम करेंगे उतना ही हमारा पॉल्यूशन यहाँ पर कम होगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही है। आपके साथ मैंने कार्बन क्रेडिट क्या होता है ये समझा है, जो कि एक तरह की परमिशन होती है जो कि आपको ये लिख करके देती है कि आप इतने कार्बन क्रेडिट में आप इतना जो एमिशन है वो कर सकते हो हार्मफुल गैसेस का। एंड देन बाद में आपका कार्बन फुटप्रिंट्स होता है, ठीक है, जो कि बताता है कि आपने किसी भी पर्टिकुलर एरिया में या फिर आप किसी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इतना यहाँ पर हार्मफुल गैसेज जो है रिलीज हो रही है, वो आपका कार्बन फुटप्रिंट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। टीचिंग गोल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो